हम डिस्कस करेंगे आज UGA 2019 पेपर. ठीक है. This is actually, as compared to anything you will see, this is in the history of ISI. Yes, this paper is considered to be one of the toughest paper. ये जो questions थे, questions are more or less are puzzles actually. Very challenging questions and questions were more or less of puzzles. ये questions आप questions की ओर से मत देखिए, ये एक puzzle है, एक एक question को आपको game लगेगा एक. ठीक है. But paper was tricky. Questions ये नहीं बोलेंगे कि questions difficult है, but yes, questions were tricky. ठीक है. अब tricky और difficult में आप समझिए, ये questions tricky थे, आपको language समझना है बस, और pure observations and very challenging problems actually. Okay. So this paper in 2019, both UGA and UGB paper was considered to be one of the toughest paper. I'm not scaring you, but yes, this was one of the toughest paper where questions were more or less a puzzle based questions. Let's see the first question. The first question is from combinatorics actually. ठीक है. हालांकि ये combinatorics भी है नहीं, ये सिर्फ basic observation से आपको ये solve करना है. ठीक है. You are given a 4x4 chessboard and asked to fill it with a 5 3x1 pieces and one 1x1 piece. Then over all such fillings, the number of squares that can be occupied by the 1x1 piece is what? आप क्वेश्चन को पहले आप समझिए, आपको लैंग्वेज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. पूछा गया है कि व्हाट इज गिवन. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव अ 4x4 चेस बोर्ड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव अ 4x4 चेस बोर्ड. बेसिक ऑब्जर्वेशन से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. यू हैव अ 4x4 चेस बोर्ड. ठीक है. अगर आपने लैंग्वेज समझ लिया तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान होगा. ठीक है. So you have a 4x4 chessboard. So I'm drawing a 4x4 chessboard over here. कितने लाइंस ड्रॉ करें भाई? चलो ये 1 2 3. ठीक है. और फिर यहाँ पे 1 2 और 3. ये बन गया 4x4 चेसबोर्ड. ये बन गया 4x4 चेसबोर्ड. ठीक है भाई. 4x4 चेसबोर्ड बन गया. They are asked to fill it with 5 3x1 pieces. तो ऐसे 3x1 3x1 pieces are there. Such type of 3x1. 3x1 बोले तो ये 3x1 मतलब क्या है? रो जो है वो 3x1 है. नंबर ऑफ रोज इज 3. ठीक है. नंबर ऑफ रोज 1 2 3. ये 3 रोज है और कॉलम इज 1. खाली एक ही कॉलम है. कॉलम ऊपर से देखा जाता है, ऊपर से नीचे, और रो साइड वाइज देखा जाता है. ठीक है. ये दिया गया है. तो दिस इज 3x1. सच पीसेस आर देयर 3x1. ये ऐसे 5 पीसेस आर देयर टोटल. Likewise, we have 5 3x1 pieces. तो 5 pieces ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे. ठीक है. काइंड ऑफ डोमिनोज. पता है ना आपको वो क्या होता है? डोमिनोज वाला जो होता है ना, पीसेस वाला काइंड ऑफ डोमिनोज यू कैन से. 1 2 3 4 5 ऐसे सारे के सारे ये 3x1 के पीसेस है. 3x1 के पीसेस है. ऑल दीज आर 3x1 पीसेस. एंड what else is given? You can see 1 1x1 pieces there. तो 1 1x1 pieces there. तो एक 1x1 बोले तो 1 रो एंड 1 कॉलम. 1x1 ऐसा एक पीस है. ठीक है. इन सबको इस वाले ये चेस बोर्ड पे ऐसे फिलअप करना है. ये फिलअप हो जाए बहुत अच्छे से, ये फिलअप हो जाए, बस यही चाहिए हमें. और आप इसको ऐसे भी फिलअप कर सकते हो. यू कैन एक्चुअली फिल अप दिस थिंग हॉरिजॉन्टली, यू कैन फिल अप दिस थिंग वर्टिकली. आप ये जो है ना, आप इसको तोड़ नहीं सकते. ये सारे को इसको मैंने बोल दिया कि आप इसको तोड़ सकते हो. 3x1 को उसको छोटा कर देते. 3x1 को 1x3 किया जा सकता है. हाँ, घुमा दिया, रोटेट कर सकते हो. यू कैन रोटेट इट. यू कैन रोटेट एंड फिक्स ओवर हियर, बट यू कैन नॉट ब्रेक इट एक्चुअली. ठीक है. यू कैन नॉट ब्रेक इट एक्चुअली. सो क्या करें? इसको लेके चलो, इसको लेके पहले लेट्स फर्स्ट प्लेस. क्वेश्चन को समझो. वो पूछा है कि देन ओवर सच फिलिंग्स द नंबर ऑफ स्क्वायर्स दैट कैन बी ऑक्यूपाइड बाय द 1x1. ये मतलब क्वेश्चन ये है कि ये जो 1x1 स्क्वायर, मतलब ये जब फिलअप कर दोगे, ये 5 पीस जब फिलअप कर दोगे, ठीक है, तो वो जो 1x1 जो पीस रहेगा, जो बचेगा, इन हाउ मेनी वेज कैन यू फिल अप दैट 1x1 पीस? दिस इज द क्वेश्चन एक्चुअली. इन हाउ मेनी वेज यू कैन फिल अप द 1x1 पीस? गेटिंग माय पॉइंट? In how many ways you can fill up the 1x1 piece? This is the point. So you have 5 such pieces, right? You have 5 such pieces. तो 5 such pieces मतलब आपको पहले एक काम करो, ये वाला पीस ले लो, ये वाला पीस ले लो. The first, take the first 3x1 piece. Take the first 3x1 piece. Put it over here. देखते सारे को हम डाल दे यहाँ पे. हम डाल के हम चेक करेंगे कि कितने तरीके से हम इसको फिक्स कर पाएंगे, यहाँ पे अरेंज कर पाएंगे, ये एडजस्ट कर पाएंगे. ये सारे 1 2 3 4 5 3x1 पीस एंड दिस वन लास्ट 1x1 पीस.
क्वेश्चन यही पूछा है कि जब तक आप ये करोगे, ये 5 पीसेस आप लोग यहाँ पे करोगे, डालोगे यहाँ पे और अटैच करोगे और यहाँ पे डालोगे, एडजस्ट करोगे, तो ये जो लास्ट में जो पीस बचा रहेगा, दैट इज एक्चुअली 1 by 1 पीस. इन हाउ मेनी वेज यू कैन एडजस्ट दिस 1 by 1 पीस? ओके, इन हाउ मेनी प्लेसेस यू कैन एडजस्ट दिस थिंग? यही तो पूछा है क्वेश्चन में. तो आप सारे के सारे ये जो 5 पीसेस है ना, ये 5 पीसेस को पहले डाल दो. मैंने एक को ऐसे डाल दिया, ठीक है, इसको लिया और ऐसे यहां पे डाल दिया 3 by 1 पीस को. जो सेकेंड 3 by 1 पीस को चलो यहां पे डाल देते, सेकेंड 3 by 1 पीस को यहां पे डाल देते. क्वेश्चन कुछ है नहीं, क्वेश्चन खाली ऑब्जर्वेशन बेस्ड है. सेकेंड वाले को यहां पे डाल देते, ठीक है. थर्ड वाले को चलो यहां पे डाल देते, थर्ड वाले को यहां पे डाल दिया मैंने, ठीक है, थर्ड वाले को यहां पे डाल दिया. फोर्थ वाले को यहां पे डाल दिया, फोर्थ वाले को यहां पे डाल दिया, ये वाला फोर्थ वाले को यहां डाल दिया, ठीक है. तो बच क्या गया? फिफ्थ वन. अब फिफ्थ वाले को कहां डाले? फिफ्थ वाले को यहां डाल सकते हैं ऐसे, इसको थोड़ा घुमा के यहां पे डाल देते हैं फिफ्थ वाले को. ये जो फिफ्थ वाला है, ये वाला फिफ्थ वाले को यहां डाल देते हैं, फिफ्थ वाले को यहां डाल देते हैं ऐसे. मैंने बोला ना, आप उसको 1 by 3 कर सकते हो, ऐसे घुमा सकते हो. अगर घुमा दोगे तो क्या बनेगा? 1 by 3 तो बनेगा, 1 रो बनेगा और 3 कॉलम्स बनेंगे. अगर घुमाओगे तो क्या बनेगा? ऐसा बनेगा ना. और ये क्या है? 3 कॉलम्स आर देयर एंड 1 रो इज देयर. ये तो हो रहा है, ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, ये एक पॉसिबल चीज हो सकता है. तो आप वो जो फिफ्थ वाला जो पीस बच गया, ये वाला फिफ्थ पीस को ऐसे आप एडजस्ट कर पाओगे, फिफ्थ पीस को ऐसे आप एडजस्ट कर पाओगे, ठीक है. अच्छा, अगर कोई अगर बोल देता है कि फिफ्थ पीस को ऐसे ना करके, अगर कोई बोलेगा कि फिफ्थ पीस को अगर ऐसे यहां पे ना डाल के अगर यहां पे डाला जाए तो, अगर यहां पे डाला जाए तो, ऐसे ऐसे अगर डाला जाए तो, मैंने उसको ऐसे डाला था, जो फिफ्थ पीस था उसको ऐसे डाला था. आई हैव टेकन इन दिस मैनर, आई हैव टेकन इन दिस मैनर, ठीक है. अगर कोई बोलेगा कि फिफ्थ पीस को ऐसे डाल देते, चलो फिफ्थ पीस को ऐसे डाल देते, ये भी हो सकता है, ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकता है. अगर मान लो सपोज, ये मैं हटा देता हूं, कुछ ज्यादा ही शेडिंग हो गया यहां पे. अगर मान लो सपोज फॉर इंस्टेंस, अगर मैं बोल दूं कि ये जो फिफ्थ वाला पीस है मैंने अगर यहां पे डाल दिया, अगर ये फिफ्थ वाला पीस यहां पे डाल दिया, इफ आई एम पुटिंग द फिफ्थ पीस ओवर हियर, सो ये जो रिमेनिंग जो 1 by 1 पीस बच गया, ये 1 by 1 पीस कहां पे बैठेगा? यहां पे बैठेगा ना, है कि नहीं? ये 1 by 1 पीस यहां पे बैठेगा, ये ब्लू वाला शेडेड पोर्शन में, ये ब्लू शेडेड पोर्शन में यहां पे बैठेगा ये 1 by 1 वाला पीस. अगर मैंने वो वाला जो ये जो फिफ्थ पोर्शन है, पहले मैंने 4 को यहां पे डाल दिया, फिर जो फिफ्थ वाला है उसको यहां मैंने यहां पे डाल दिया, यहां पे, ये नीचे, यहां पे, ये 3 जगह पे मैंने यहां पे डाल दिया, तो बच गया जो बच गया वो है 1 by 1 पीस बच गया. यही तो पूछा है 1 by 1 को कैसे फिलअप करना है, इन हाउ मेनी वेज वी कैन एक्चुअली फिल अप दिस थिंग 1 by 1 पीसेस. So I'm putting this 1 by 1 piece over here. We can put it over here. ये एक पॉसिबिलिटी हो सकता है. इन अ सिमिलर मैनर, अगर मान लो मैंने वो वाला पीस को, अगर मान लो कि इन अ सिमिलर मैनर आई एम पुटिंग दिस पीस इन दिस मैनर, वो जो फिफ्थ पीस है उसको मैंने यहां पे डाल दिया ऐसा, तो इन द सिमिलर मैनर दिस 1 by 1 piece कैन बी पुट ओवर हियर. वी कैन सिंपली पुट इट ओवर हियर ऐसे. तो मतलब यहां पे भी डाला जा सकता है और यहां पे भी डाला जा सकता है, ठीक है. वो जो 1 by 1 वाला पीस है वो या तो यहां पे डाला जा सकता है, नहीं तो यहां पे भी हम डाल सकते हैं. तो इन अ सिमिलर मैनर वी कैन पुट इट ओवर हियर आल्सो बाय सिमेट्री. हम बोल पाएंगे क्या? बाय सिमेट्री, क्योंकि इसी पीस को जो 4 पीसेस है ना, वो 4 पीसेस को अगर हमने यहां पे डाल दिया होता, यहां पे डाल दिया होता, यहां पे डाल दिया होता और यहां पे डाल दिया होता, तो क्या होता? वो फिफ्थ वाला पीस यहां पे होता, फिफ्थ वाला पीस यहां पे होता, तो ऑटोमेटिकली ये वाला जगह खाली बैठ जाता इस वाले पीस के लिए, 1 by 1 के लिए. समझ में आ रहा है कि नहीं? ऑटोमेटिकली ये 1 by 1 वाला पीस इस वाले के लिए यहां पे जाके फिक्स हो जाता. फिर अगर वो सिमेट्री से हम देखते तो ये वाला पीस, तो ये वाला प्लेस भी खाली बैठेगा, ये वाला प्लेस भी खाली बैठेगा इस वाले क्वांटिटी के, मींस 1 by 1 के लिए. ये 1 by 1 के लिए ये 2 पीसेस रहेंगे. सोचो 1 by 1 के लिए ये 2 पीसेस ये यहां पे बैठेगा, और सिमिलरली ना सिमिलर क्वांटिटी ना सिमिलर मैनर ये 1 by 1 के लिए 1 by 1 यहां पे बैठ सकता है, यहां पे बैठ सकता है, और यहां पे कॉर्नर वाले पोर्शन पे बैठ सकता है. क्या आपको ये चीज समझ में आया? कॉर्नर वाले पोर्शन पे बैठ सकता है. तो बाई सिमेट्री, एक नीचे, 2 नीचे वाला और ऊपर वाला, 2 नीचे वाला 2 ऊपर वाला, ठीक है. यहां पे और यहां पे दिस 1 by 1 पीस कैन बी फिक्स्ड इनटू.
मतलब टोटल 4 प्लेसेस ऐसा है कि हम यहां पे डाल पाएंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब पूछा यह है कि आपको सारे प्लेसेस, सारे आइडिया, सारे जो प्लेसेस हैं जहां पे ये 1 by 1 पीस डाला जा सकता है वो आपको देखना है। यू हैव टू चेक दोस प्लेसेस वेयर दिस पर्टिकुलर 1 by 1 पीस कैन बी फिक्स्ड अपॉन। ठीक है, तो आप कैसे देखोगे वो वाला प्लेस? एक चलो मान लेते कि ये वाला जो ये पीस है ना, इस वाले पीस को अगर यहां डाल दिया, इस वाले पीस को जो 1 by 1 पीस है ना, वो तो यहां पे मैंने बोला कि ये 4 प्लेसेस है जहां पे ये परमिसेबल है, मतलब आंसर 4 होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दीज 4 प्लेसेस, आर देयर एनी अदर प्लेस वेयर दिस 1 by 1 पीस कैन बी फिक्स्ड? अपार्ट फ्रॉम दीज 4 प्लेसेस, चलो मान लेते कि मैंने उस वाला जो 4 प्लेसेस है, अपार्ट फ्रॉम दोज 4 प्लेसेस आई एम फिक्सिंग ओवर हियर। ये थोड़ा शेडिंग हटा देते, नहीं तो गंदा हो जाएगा, आप ठीक से देख नहीं पाओगे। अपार्ट फ्रॉम दीज 4 प्लेसेस, चलो मान लेते हैं कि ये मैंने यहां पे डाल दिया, यहां पे मैंने यहां पे मैंने वो दिस पीस, आई एम फिक्सिंग दिस पीस, 1 by 1 वाला पीस यहां पे डाल दिया मैंने, ये 1 by 1 वाला पीस यहां पे डाल दिया। अब अगर यहां पे अगर होता है, उल्टा देखेंगे अभी, अगर यहां पे होता है तो वो 5 डोमिनोज बेसिकली ऑफ 3 by 1, इसको एडजस्ट कर पाएंगे क्या? ठीक है, तो 5 डोमिनोज जो बनेगा उसको हम एडजस्ट कर पाएंगे क्या, ये हमें देखना है। ठीक है, अगर यहां पे बैठ गया तो दीज 5 डोमिनोज कैन बी एडजस्टेड और नॉट, ये हमें देखना है। ठीक है, अच्छा क्या करें यहां से? ये भी शेडिंग में हटा देता हूं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इतने सारे शेडिंग यहाँ पे हो रखा है। खाली आप एंड प्लेसेस वाला शेडिंग देख लो, एंड प्लेसेस वाला, एंड प्लेसेस पे एरो डाल के लिख लेना ये कि these are the 4 permissible places. For the time being, what we know so far, we are now checking that whether there are any more places where this 1 by 1 piece can be fixed upon. तो मैंने यहाँ पे ये 4 प्लेसेस छोड़ के यहाँ पे डाल दिया। अब क्या देखेंगे, उल्टा देखेंगे कि ये 5 जो डोमिनोज है, कैन दीज 5 डोमिनोज बी प्लेस्ड इन एनी अदर प्लेस और नॉट? ओके, सो तो रिमेनिंग 5 डोमिनोज, चलो मैंने एक को यहाँ पे डाल दिया, एक को यहाँ पे डाल दिया ऐसे, एक को यहां पे डाल दिया ऐसे, ठीक है, दूसरे को यहां पे डाल दिया ऐसे, दूसरे को यहां पे डाल दिया ऐसे, तीसरे को, द थर्ड वन, आई एम पुटिंग द थर्ड वन ओवर हियर, आई एम पुटिंग द थर्ड वन ओवर हियर, पुटिंग द थर्ड वन ओवर हियर, ऐसे डाल दिया मैंने थर्ड वन को। तब फोर्थ वन आप नीचे भी डाल सकते हो, लेकिन फिफ्थ वन कहां डालोगे? ठीक है, ये यहाँ पे एक जगह पे खाली बैठ गया, फोर्थ वन नीचे डाल सकते हो, लेकिन फिफ्थ वन डालोगे कहां से? फिफ्थ वन नहीं डाल पाओगे, फोर्थ वाला तो फिक्स हो जाएगा, लेकिन फिफ्थ वाला तो होगा नहीं। 5 है ना, 1 2 3 4 5, फिफ्थ वाला तो होगा नहीं, और ये एक जगह पे खाली बैठ जाएगा। मतलब क्या है बेसिकली, इन द सिमिलर मैनर, अपार्ट फ्रॉम दीज 4 प्लेसेस, कॉर्नर प्लेस के अलावा, अपार्ट फ्रॉम द 4 प्लेसेस, 4 कॉर्नर प्लेसेस, you cannot place these anywhere, these 1 by 1 pieces anywhere. So the 4 corner places are the only options. You cannot fix this in any other place. यहां पे अगर डालोगे तो ये प्लेस है, ये प्लेस है, ये प्लेस है, आप डाल सकते हो। Similarly, this can be placed, the 4th dominoes can be placed over here. ठीक है, but what about this thing? What about the fifth place, basically the 5th domino? ये तो बच गया, इसको तो फिक्स ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इन सिमिलर मैनर आप कहीं और भी आप प्लेस नहीं कर पाएंगे, सिर्फ ओनली द कॉर्नर पोर्शंस, only the corner portions are the only options. कॉर्नर पोर्शंस आर द ओनली ऑप्शंस। ठीक है, सिर्फ कॉर्नर पे बैठेगा, कहीं और पे ये नहीं आ सकता, सिर्फ कॉर्नर पे बैठेगा, which means we have 4 corners, 1 2 3 4, so 4 options are there, so definitely option A is correct. Okay, let's see this question, second one. A brand called Joggers Pride produces pairs of shoes in 3 different units that are named U1, U2 and U3. These units produce 10%, 30%, 60% of the total output of the brand, okay, with the chance that a pair of shoes being defective is 20%, 40%, 10% respectively. If a randomly selected pair of shoes from the combined output is found to be defective, then what is the chance that the pair was manufactured in the unit U3?
ये जो पूल ये बोला है ना, व्हाट इज द चांस, चांस मतलब प्रोबेबिलिटी, दे आर आस्किंग फॉर द प्रोबेबिलिटी। ये डायरेक्टली वो वर्ड यूज नहीं करेगा, आपसे पूछे कि व्हाट इज द चांस, खाली घुमा के ऐसे पूछेगा। चांस मतलब वही पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। आप देखो आंसर इज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, मतलब पूछेगा तो वही प्रोबेबिलिटी, वो आपको जो भी मिलेगा आपको वो क्या होगा, आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, आसान है करना। लेकिन लेकिन आप ये समझो, क्वेश्चन ये जो पूछा है, मीनिंग समझो क्वेश्चन का, पूछा है कि दीज यूनिट्स प्रोड्यूस 10%, 30%, 60% ऑफ द टोटल यूनिट, टोटल आउटपुट ऑफ द ब्रांड। मीन्स P of U1 is basically 10% or P of U2 will be 30% and P of U3 will be 60%. मतलब P of means the probability of getting the output, ठीक है। तो probability of getting the output is basically U1 के लिए जो probability given है that is actually कितना 10%, 10% means 10 by 100 और वो probability given है। These units produce of the total output of the brand, ठीक है। तो ये गिवन है 10 by 100, U2 के लिए गिवन है, U2 के लिए गिवन है कितना, U2 के लिए गिवन है 30 by 100, ठीक है। और U3 के लिए गिवन है क्या, U3 के लिए गिवन है 60 by 100, 60 by 100, ठीक है। ये दिया गया है। अच्छा, फिर क्या बोला है, of the total output of the brand with a chance that the pair of shoes being defective, pair of shoes being defective is 20%, 40%, 10% respectively। मतलब वो पेयर ऑफ शूज बीइंग डिफेक्टिव कहां से हो रहा है, डिफेक्टिव फ्रॉम द 3 यूनिट्स बीइंग प्रोड्यूस्ड, ठीक है। मतलब U1 जो डिफेक्टिव देगा वो उसका प्रोबेबिलिटी कितना है 20%, ठीक है। मतलब ये पूछा है कि P ऑफ डिफेक्टिव, डिफेक्टिव तो आ रहा है, कहां से आ रहा है, U1 से आ रहा है, वो कितना आ रहा है 20%, मतलब 20/100। सिमिलरली P ऑफ D अपॉन U2, D अपॉन U2 मतलब डिफेक्टिव आ रहा है, कहां से आ रहा है, U2 से आ रहा है, दैट इज 40/100। एंड सिमिलरली P ऑफ D अपॉन U3, डिफेक्टिव कहां से आ रहा है, U3 से आ रहा है, वो कितना होगा 10%, 10/100, वो होगा 10/100, ये मिलेगा आपको। तो ओवरऑल पूछा क्या गया है, दे व्हाट इज द चांस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पेयर वाज मैन्युफैक्चर्ड इन द यूनिट U3। वो जो डिफेक्टिव चीज है, डिफेक्टिव जो आइटम है, वो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डिफेक्टिव आइटम वाज मैन्युफैक्चर्ड इन द यूनिट U3। मतलब पूछा है कि U3 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि U3 से आया हुआ आइटम डिफेक्टिव बन जाए। मतलब ये पूछा है कि प्रोबेबिलिटी U3 से आया हुआ आइटम डिफेक्टिव बन जाए, U3 अपॉन D। यहां पे डिफेक्टिव आ रहा था U1 से, डिफेक्टिव U2 से, अब पूछा है कि प्रोबेबिलिटी U3 से डिफेक्टिव आएगा, ये बताओ कितना होगा, ठीक है। मतलब ये बेसिक बेस थ्योरम वाला कंसेप्ट है जो कि आप बोर्ड लेवल में सीखते हो। ये क्या होता है, जो फॉर्मूला होता है बेस थ्योरम वाला, बेस थ्योरम का फॉर्मूला ये होता है कि ये जो दिया गया है U3 अपॉन D, तो ये क्या होगा, ऊपर कौन सा आएगा, ऊपर आएगा U3 इंटू D अपॉन U3, P ऑफ U3 इंटू P ऑफ D अपॉन U3, ये होता है बेस थ्योरम वाला फॉर्मूला। P ऑफ U3 ये है, ये P ऑफ U3 है, ये P ऑफ U2 है और ये P ऑफ U1 है। तो P ऑफ U3 इंटू P ऑफ D अपॉन U3 ये ऊपर आएगा, और नीचे सारे ये प्रोडक्ट आएंगे, सारे के सारे प्रोडक्ट, और ये सम आएगा, सारे के सारे प्रोडक्ट, मतलब P ऑफ U1 इंटू P ऑफ D अपॉन U1 प्लस P ऑफ U2 इंटू P ऑफ D अपॉन U2 प्लस P ऑफ U3 इंटू P ऑफ D अपॉन U3, ठीक है। मतलब ये सारे के सारे P ऑफ U1, ठीक है, P ऑफ U1 इंटू P ऑफ U अपॉन D अपॉन U1 प्लस P ऑफ U2 इंटू P ऑफ D अपॉन U2 प्लस P अपॉन U3, P ऑफ U3 इंटू P अपॉन D, P ऑफ D अपॉन U3, ये सारे के सारे चीज यहाँ पे आएंगे। अब ये क्या है, ये प्रोडक्ट क्या है, P ऑफ U3 मतलब 60/100 इंटू P ऑफ D अपॉन U3 मतलब 10/100 डिवाइडेड बाई P ऑफ U1 10/100 इंटू 20/100, P of U2 into P of D upon U2 30/100 into 40/100
और P of U3 into P of D upon U3 60/100 into 10/100। इसको आपको कैलकुलेट करना है। एलसीएम आप कैंसिल कर दो, आप इसको मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई मत करो, आप इसको पहले आप यहां से देखो, आप डिनोमिनेटर को सेम रहने दो। ओवरऑल वी हैव टू कैंसिल ना, 100 100 100 साथ सब यहां से कैंसिल आउट हो रहा है। इफ यू टेक द एलसीएम दिस विल कैंसिल। ऊपर आप जीरो भी कैंसिल कर दो, 0 0, ये सारे के सारे जीरो है ना, ये जीरो भी कैंसिल कर दो, तो 0 0 कैंसिल आउट कर दो, 0 0 कैंसिल कर दो, ठीक है। ऊपर क्या बच गया 6, ठीक है, 6 अपॉन 2 इंटू 1, 3 इंटू 4 मतलब 12, 6 इंटू 1 मतलब 6, तो 6 अपॉन 12 प्लस 8 20, 6 अपॉन 20, तो 6 अपॉन 20 मतलब कितना होगा 3/10, 3/10, और 3/10 माने 30%, 3/10 माने 30%, यही पूछा है, 3/10 मतलब 30%। ओके, सो हियर वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम ज्योमेट्री एक्चुअली। क्या दिया गया है? Consider a paper in the shape of an equilateral triangle ABC. So you have a paper which is in the shape of an equilateral triangle ABC with the circumcenter O and the perimeter 9 units. तो perimeter दिया गया है 9 units। कितना अच्छा, मतलब how they have twisted the language actually. If we fold the paper in such a way that each of the vertices ABC gets identified with O, then the area of the resulting shape in square units is what? चलो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज गिवन, तो आप उसको ड्रॉ कर लो पहले, डायग्राम तो आपको ड्रॉ करना ही है। सो यू हैव एन इक्विलैटरल ट्राइंगल एबीसी, you have an equilateral triangle ABC with the circumcenter O. Now first of all, the first thing which will come to your mind is this being a circumcenter and we have an equilateral triangle, so जो circumcenter है वही centroid है, ये हम बोल सकते हैं, जो circumcenter है वही centroid होगा, ठीक है। और यहां से अगर वो अगर ड्रॉप किया जाए, हाइट्स को अगर ड्रॉप कर देते हैं यहां से, ठीक है, आप उसको सेंटर भी बोल सकते हो। सर्कम सेंटर, अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल में क्या होता है, सर्कम सेंटर, सेंटर और वो जो सेंट्रॉइड, ठीक है, ये सारे के सारे मतलब क्या होता है, एक ही जगह पे मीट करता है। ओके, दे लाई ऑन द सेम प्लेस एक्चुअली, ठीक है। तो ये मैंने हाइट यहां से ड्रॉप कर देते हैं, यहां से इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ठीक है, ऐसे। तो ये आप सर्कम सेंटर बोलो कि आप उसको सेंट्रॉइड भी बोल सकते हो, यू कैन से दिस टू बी सेंट्रॉइड आल्सो। ये जो ओ पॉइंट है ये सेंट्रॉइड भी आप बोल सकते हो, एंड सेंट्रॉइड विल डिवाइड, ये मीडियन बन जाएगा, फिर सेंट्रॉइड विल डिवाइड द मीडियन इन द रेशियो 2:1, पता है ना, ये 2:1 रेशियो में फिर डिवाइड हो जाएगा फिर, ठीक है। इसको कुछ नाम वगैरह कुछ दे देते हैं, ये डी होगा, फिर ई होगा, ये एफ होगा, ठीक है। ये चीज दिया गया है भाई, सर्कम सेंटर बोलो, सेंट्रॉइड बोलो, जो भी बोलो, ये सेम होगा, ये कंसेप्ट भी हम यूज कर सकते हैं। एंड व्हाट एल्स इज गिवन, पेरीमीटर इज 9 यूनिट, पेरीमीटर इज 9 यूनिट, पेरीमीटर 9 यूनिट मतलब ईच एंड एवरी साइड्स आर ऑफ 3 यूनिट्स। ये सारे के सारे जो साइड्स है ये 3 यूनिट्स बनेंगे, सारे के सारे साइड्स आर 3 यूनिट्स, साइड्स आर 3 यूनिट्स, तो ये तो आपको पेरीमीटर 9 मिलेगा आपको, ठीक है। अच्छा, क्या करें यहां से, अब क्वेश्चन पे देखते हैं। इफ वी फोल्ड द पेपर इन सच अ वे दैट द ईच ऑफ द वर्टिसेस एबीसी गेट्स आइडेंटिफाइड विद ओ, इसका मीनिंग क्या है, इसको ऐसे फोल्ड किया जाए, ऐसे फोल्ड किया जाए कि ये जो है ना ए ओवरलैप करके ये ओ पे आ जाएगा, ये फोल्ड करना है हमें, समझो क्वेश्चन को समझो, फोल्ड करना है। और ये फोल्ड जब भी करोगे, फोल्ड अबाउट द मिड पॉइंट आपको करना होगा, आपको जब भी फोल्ड करना होगा यू हैव टू फोल्ड अबाउट द मिड पॉइंट ऑफ दिस, मिड पॉइंट ऑफ दिस, मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन एओ, यहां से मिड पॉइंट को टच करके तभी तो आप फोल्ड करके वो चीज यहां पे आएगा, ठीक है। तो यहां पे जो फोल्डिंग होगा ना, ये फोल्डिंग विल बी अबाउट द लाइन, दिस लाइन बेसिकली, अबाउट दिस लाइन, अबाउट दिस लाइन, जो फोल्डिंग होगा दिस विल बी अबाउट दिस लाइन, ठीक है, क्लियर है। इसको मैंने ई एफ मान लेते क्योंकि ये बाकी और जो ये चीज है ना, ये देखे कुछ फायदा है नहीं,
यहां से कुछ मिलेगा नहीं, इसको मैं ई और एफ मान लेता हूं। जहां से मैंने ये लाइन ड्रॉ किया ना, इसको और ई और एफ मान लेते हैं, ठीक है। बाकी वाला देखिए कुछ फायदा है नहीं, वहां से कुछ मिलेगा नहीं हमें, ठीक है। ध्यान से देखो, क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को समझो। इसको मैंने ई और एफ मान लिया, इस वाले को अबाउट दिस लाइन ये ऐसे फोल्ड होगा, ऐसे फोल्ड होगा और ये यहां पे बन जाएगा फिर, मतलब इसको लेके ऐसे अबाउट दिस पॉइंट ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसा कुछ बनेगा, ये जाके फिर यहां पे आएगा, ठीक है। ये जाके फिर यहां पे आएगा। ये रेशियो कितना है 2:1, हालांकि वो 2:1 होता नहीं है, क्योंकि ये बोला है ना सर्कम सेंटर हो एंड दिस इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, सो सर्कम सेंटर जहां पे होगा वहीं पे सेंट्रॉइड भी होगा एंड दिस विल डिवाइड द मीडियन इन द रेशियो 2:1। अगर सेंट्रॉइड होता तो क्या होगा, मीडियन होगा। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ मीडियन इज कॉल्ड व्हाट, सेंट्रॉइड, तो ये फिर सेंट्रॉइड होगा, है ना। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी एक्चुअली of all the three medians and centroid divides the median in the ratio 2:1। ये भी आपको पता है, हमने प्रूफ भी किया है ज्योमेट्री में। तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली यू आर हैविंग कि इस पॉइंट के, इस लाइन के रिस्पेक्ट में हम फोल्डिंग थोड़ा करेंगे तो आपको ये ए आपको ओ पे मिलेगा, ए आके ओ पे मिलेगा। माने ये जो है ना, ये मिड पॉइंट है, एग्जैक्टली मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन ओ ए, मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन ओ ए, ठीक है। मतलब ये रेशियो कितना था 2:1, ये रेशियो यहां से यहां तक क्या था 2 था, ठीक है। मतलब ये 1:1 रेशियो में सारे के सारे इक्वल पोर्शन में डिवाइड हो जाएंगे। मतलब बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये 20 वाला पोर्शन है, कुछ नाम दे दो इसको, क्या नाम दे इसको, आई वगैरह कुछ नाम दे देते इसको, आई है, लेट्स से आई, ठीक है। ये जो ए आई ओ आई विल बी इक्वल एंड ओडी विल बी ऑल्सो इक्वल, मतलब 1:1 रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इक्वल बन जाएंगे, इक्वल बन जाएंगे। दिस थिंग ओ आई ए आई इज इक्वल टू ओ आई इज इक्वल टू ओ डी, सारे के सारे ये इक्वल बन जाएंगे, ये सारे के सारे इक्वल बन जाएंगे, ठीक है। और ये मीडियन है एंड मीडियन इज व्हाट परपेंडिकुलर, ये मीडियन मीडियन क्या है, मीडियन इज बेसिकली, आप अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये ट्राइंगल में दो हिस्सों में ये मिड पॉइंट बना देगा, फिर ये मिड पॉइंट बना देगा, ये ट्राइंगल को ये यहाँ पे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, ये मीडियन होता है, हमें पता है, ठीक है। अच्छा, एक यहां से क्या बोल सकते हैं हम, व्हाट वी कैन से फ्रॉम हियर दैट ये जो लाइन है, ये जो हमने निकाला ये यहां से दिस पर्टिकुलर थिंग, ये जो EF है ना, EF is acting as the perpendicular bisector of this thing, EF जो लाइन है is acting as the perpendicular bisector of this line, ठीक है। क्योंकि ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो मीडियन अगर यहां से ड्रॉप करोगे तो वो परपेंडिकुलर होकर ड्रॉप होगा, तो ये जो है ना दिस लाइन इज द एक्टिंग एज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये बाइसेक्ट हो रहा है ना इस लाइन को, सो दिस लाइन इज एक्टिंग एज द परपेंडिकुलर, मींस ये कौन सा लाइन है, EF जो लाइन है, EF इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AI सो एज OA। ये जो लाइन है EF वाला जो लाइन है दैट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OA, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, आप ध्यान से देखिएगा, ये अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना EF, ये EF इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AI एंड AO। तो EF जो होगा EF एंड BC विल बी पैरेलल इन दिस केस। ये जो EF लाइन है EF एंड BC विल बी पैरेलल। तो ये आप देख भी सकते हो कि ये अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाए तो ये पैरेलल बन जाएंगे, ये EF एंड BC विल बी पैरेलल। इससे यहां से कुछ मिलेगा क्या, हम देखेंगे वन बाय वन, वी आर एनालाइजिंग ऑल द इंफॉर्मेशन व्हिच वी आर हैविंग, ठीक है। ऊपर से हमें क्या पता है कि ये हमने यहाँ पे मिड पॉइंट से मैंने इसको डिवाइड कर दिया AO को, ये मतलब ये 2 था, ये पूरा तो 2 था, मतलब 1:1 रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, सारे के सारे पार्ट इक्वल बन जाएंगे, सारे के सारे जो पार्ट है वो इक्वल बन जाएंगे, ठीक है। मतलब क्या है, ये जो पूरा जो ट्राइंगल ये डिवाइड कैसे हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, ये मीडियन कैसे डिवाइड हो रहा है, ये 1:1 रेशियो में डिवाइड हो रहा है, 1:1 रेशियो में डिवाइड हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ये अगर 1:1 रेशियो में डिवाइड हो रहा है, पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 9 यूनिट्स, तो मतलब ये साइड लेंथ क्या होगा 3 यूनिट्स, साइड लेंथ इज 3 यूनिट्स,
तो ईच ऑफ द साइड है ना, ये जो सारे के सारे साइड है ये भी इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगे, ये भी इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगे। हालांकि मैंने आपको ये ठीक से आपको ये दिखाई नहीं दे नहीं रहा है, ये फ्री हैंड डायग्राम है इसलिए। तो आपको ये चीज यहां से ध्यान से देखना है कि ये जो है ना, ये 1:1:1 में ये डिवाइड हो रहा है, ये भी देखो 1:1:1 में डिवाइड हो जाएंगे, ये 1:1:1 में डिवाइड हो जाएगा, ये भी 1:1, यहां से यहां तक भी 1:1 होगा, और ये भी 1:1, मतलब सारे के सारे जो पार्ट है ना यहां से यहां तक, ठीक है, ये 1:1:1 रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, साइड लेंथ भी वो 1:1:1 रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो हमने यहां से निकाला, जो हमने यहां से देखा है कि EF जो है, EF इज पैरेलल टू BC, हमने देखा EF इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AO, ठीक है, AO बोलो कि AD बोलो कि AI बोलो, सेम लाइन पे है। तो EF इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AI एंड AO, तो EF इज पैरेलल टू BC, EF इज पैरेलल टू BC। तो हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल AEF ना, ट्राइंगल AEF, दिस ट्राइंगल AEF इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। ये जो है यहाँ पे ट्राइंगल, ये हमें यही चीज हमें देखना था कि ट्राइंगल AEF, ट्राइंगल AEF इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। समझ में आ रहा है? ट्राइंगल AEF इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, ठीक है। एंड हियर दिस विल एक्चुअली गेट, मतलब ये जो सिमिलर ट्राइंगल्स हो रहा है ना, ये सिमिलर ट्राइंगल्स होगा किसमें, ये 1:3 रेशियो में सिमिलर हो रहा है, 1:3 रेशियो में सिमिलर हो रहा है। ये जो ट्राइंगल्स दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर है, ये किस रेशियो में सिमिलर हो रहे हैं, ये जो दोनों ट्राइंगल्स है किस रेशियो में है, 1:3 रेशियो में। ऊपर वाला ये 1:3 रेशियो, ऊपर वाला 1, नीचे वाला 3 रेशियो में, ऊपर मतलब 1:3 रेशियो में ये सिमिलर हो रहा है, 1:3 रेशियो। दिस इज द रेशियो ऑफ सिमिलरिटी एक्चुअली। मतलब जो AI है, AI इज व्हाट, AI इज बेसिकली, वी नो AI इज 1/3 ऑफ AD, AI विल बी 1/3 ऑफ AD। जो टोटल AI कितना होगा, 1/3 ऑफ AD, क्योंकि ये भी 1 है, ये लेंथ 1 है, ये लेंथ 1 है, और ये लेंथ भी 1 है। तो टोटल कितना है, टोटल इज 1 + 1 + 1 3। तो AI विल बी व्हाट, AI यहां से लेके यहां तक, ये जो डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक, AI विल बी 1/3 टाइम्स AD, ये हम बोल पाएंगे। अरे AI विल बी 1/3 टाइम्स टोटल कितना होगा 3, तो 1/3 टाइम्स AD बोल पाएंगे यहां से। तो एरिया चाहिए क्या, पूछा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिजल्टिंग शेप, रिजल्टिंग शेप कैसा होगा। अब देखते हैं कैसा होगा, ध्यान से देखना। अब वो शेप बनेगा कैसे, हमने शेप बनाया नहीं अभी। रिजल्टिंग शेप जो होगा ना, इसको अगर यहां से अगर फोल्ड करोगे, इफ यू आर फोल्डिंग दिस थिंग अबाउट दिस पॉइंट, इफ यू आर फोल्डिंग दिस थिंग अबाउट दिस पॉइंट, ऐसे फोल्डिंग कर रहे हो ना, इसको फोल्ड करके ऐसे बना दिया मैंने, ऐसे फोल्ड हो गया फिर, ठीक है, इसको फोल्ड करके ऐसे मैंने फोल्ड कर दिया, ओके। तो सिमिलरली ये सारे के सारे फोल्ड होगा, जो रिमेनिंग साइड है ये भी फोल्ड होगा, ये भी फोल्ड होगा, कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा कुछ, सारे के सारे जो ये है गेट्स आइडेंटिफाइड विथ ओ, ऐसा बनेगा, और दूसरा जो साइड है ये कुछ ऐसे फोल्ड होगा, एंड वी आर गेटिंग दिस इज टू बी आइडेंटिफाइड विथ ओ। ये फोल्डिंग कुछ ऐसे बनेगा, ये फोल्डिंग कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसा कुछ फोल्डिंग बनेगा। आपको पूछा है कि रिजल्टिंग शेप का एरिया कितना होगा, मतलब रिजल्टिंग शेप हो बन कैसे रहा है, द रिजल्टिंग शेप इज दिस इज द रिजल्टिंग शेप। ये जो है ना, ये रिजल्टिंग शेप है, ये रिजल्टिंग शेप है, समझ में आया। दिस इज द रिजल्टिंग शेप एंड दे आर आस्क्ड टू फाइंड आउट व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस शेप, व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेप। तो हमने इतना क्यों किया, आप अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे, हमने इतना जो डिटेल में हमने जो सीखा अभी, जो ट्राइंगल AEF इज सिमिलर टू द ट्राइंगल ABC, ओके, एंड विद द रेशियो 1:3, ये जो हमने देखा, ये ट्राइंगल सिमिलर बन रहे हैं, और दो ट्राइंगल किस रेशियो में सिमिलर बनेंगे, 1:3 रेशियो में सिमिलर हो रहा है, बिकॉज AI इज बेसिकली, AI इज 1/3 ऑफ AD। जो बड़ा वाला ट्राइंगल है उसका जो मीडियन है दैट इज एक्चुअली AD, ठीक है। तो द थिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, ये जो हम कर पाएंगे ना, एरिया ऑफ ABC अगर चाहिए, एरिया ऑफ ABC,
एरिया ऑफ एबीसी अगर हम बोल पाएंगे कि इन तीनों एरिया को अगर माइनस कर दिया जाए, ठीक है, ये सारे के सारे ये जो एरियाज है ना, इन तीनों एरियाज को अगर हटा दिया जाए, इफ यू आर सब्ट्रैक्टिंग दीज थ्री एरियाज, if we are subtracting these three areas, और सारे के सारे क्या है, सिमिलर ट्राइंगल्स है, सारे के सारे सिमिलर ट्राइंगल्स है, इन तीनों एरिया को अगर हटा दिया जाए तो आपको ये टोटल फिगर का मिल जाएगा. वी विल फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस फिगर. मींस इफ वी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द टोटल, इफ यू आर सब्ट्रैक्टिंग दीज थ्री ट्राइंगल्स एक्चुअली, मतलब आप इसको लिख पाएंगे क्या, थ्री टाइम्स एरिया ऑफ ए ई एफ. एक ही ट्राइंगल को निकालो, उसको 3 टाइम्स कर दो, क्योंकि ये सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट है. तो मतलब बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, एरिया, अगर टोटल एरिया ऑफ दिस रिजल्टिंग फिगर आपको चाहिए, रिक्वायर्ड एरिया, यू वांट टू फाइंड आउट द रिक्वायर्ड एरिया, क्या करोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी से, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी से, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी से क्या करोगे, हटा दो किसको, 3 टाइम्स एरिया ऑफ दिस थिंग, 3 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल, 3 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ. ये तीनों एरिया इंडिविजुअली ना करके, ये तीनों के तीनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये तीनों को हटा दो, यही पूछा है, तीनों को तीनों हटा दो. तो 3 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ, 3 टाइम्स माइनस 3 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ, ये पूछा है, ठीक है. और ये पता है कि ये मीडियन है. एक चीज सोचो, ये अगर करना है ना, एरिया ऑफ द बिगर ट्राइंगल तो आपको मिल जाएगा, एरिया ऑफ द बिगर ट्राइंगल ABC will be √3/4 a square, जो कि एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है, √3/4 a square. पता है, आप सबको पता है, एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल इज √3/4 a square. उससे आप निकाल पाओगे. थोड़ा और मैनिपुलेशन करेंगे, ये कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल AEF. क्या आपने ये चीज आपने सीखा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल AEF जो है, कैन आई से एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये शॉर्टकट में दिखाते, स्पेस तो है नहीं, AR बार बार नहीं लिखेंगे. कैन आई से एरिया ऑफ ट्राइंगल EAEF अपॉन जो बिगर, ये स्मॉलर ट्राइंगल अपॉन द बिगर ट्राइंगल, इनका रेशियो, इनका जो रेशियो होगा अपॉन बिगर ट्राइंगल मतलब ABC. कैन आई से यहां से एक रिलेशन मिलेगा मुझे, दैट रिलेशन इज एक्चुअली, कैन आई से दिस इज 1/9. अब आप पूछेंगे कैसे 1/9 हो गया, जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है, आपको ये पता है कि अगर दो सिमिलर ट्राइंगल्स है ना, दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, वी हैव टू, दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, AEF इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC. दो सिमिलर ट्राइंगल्स है, उनका जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है, वो रेशियो क्या है, 1/3 था, ठीक है. द रेशियो ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड लेंथ वाज 1/3, पता है ना, ये 1/3 था एक्चुअली, 1/3, ठीक है. इसका 1 था, और जो बिगर ट्राइंगल था वो क्या था, वो द बिगर ट्राइंगल इज 3, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड लेंथ वाज 3 टोटल. तो आप अगर रेशियो लोगे तो वो क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड लेंथ का रेशियो विल बी व्हाट, 1/3, छोटे वाले का डिवाइडेड बाय बड़े वाले का 1/3. क्या आपको ये चीज पता है, आपने सीखा है कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड लेंथ का जो रेशियो होगा वो अगर 1/3 होता है, तो एरिया का रेशियो अगर होगा तो उनका स्क्वायर बन जाएगा, के स्क्वायर. आपने ये किया है ज्योमेट्री में. जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड लेंथ होता है, उनका रेशियो अगर के होता है, तो एरिया का रेशियो क्या होगा, के स्क्वायर बनेगा. मतलब अगर वो 1/3 होता है तो ये 1/9 बनेगा, वो 1/3 होगा तो ये 1/9 होगा. तो मतलब बेसिकली एरिया ऑफ AEF, एरिया ऑफ AEF इज 1/9 टाइम्स एरिया ऑफ ABC. ये बोल पाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, मतलब यहां पे आप डाल दो, दिस थिंग इज गिवन ना, एरिया ऑफ ABC इज गिवन, माइनस 3 टाइम्स 1/9 टाइम्स एरिया ऑफ ABC डाल दो. मतलब 3 ये से कट गया, ये 3 बच गया, 1/3 टाइम्स ABC. मतलब 1 - 1/3 मतलब क्या है, 2/3 टाइम्स एरिया ऑफ ABC. So this is actually 2/3 times area of ABC, and area of ABC is what, the entire triangle. And the entire triangle का जो एरिया होता है, ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है जिनका साइड हमें पता है. So this is √3/4 a square. √3/4 a square मतलब क्या है, a square means 3 square. तो यहां से 3 कट गया, एक 3 कट गया, 2 and 2 यहां पे कैंसिल आउट हो गया, बच गया क्या, 3√3 डिवाइडेड बाई 2. सो ऑप्शन सी मस्ट बी करेक्ट. बच क्या गया यहां से, 3√3 डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल आउट करके. क्या आपको ये चीज समझ में आया?
what we have done over here. It's a very nice question. अच्छा देखो, fourth question says let P be a regular 12-sided polygon. The number of right angle triangles formed by the vertices of P is what? Number of right angle triangles, देखो ठीक है, number of right angle triangles formed by the vertices of P. So P is a, ये जो P डायग्राम गिवन है, P is a 12-sided regular polygon. तो डायग्राम यहां पे मैंने दे रखा है, ये डायग्राम है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं आपको तो ताकि दिस इज अ 12-sided regular polygon which you all can see. ठीक है, ये एक 12-sided regular polygon है एंड दिस इज एक्चुअली इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल. बाहर में एक सर्कल है, ये सारे के सारे पॉइंट्स, पता है कि ये सारे के सारे पॉइंट्स सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल में आपने सीखा है कि सारे के सारे पॉइंट्स एक सर्कल में लाई करेंगे. यहां से एक सर्कल पास किया जा सकता है. ठीक है, द सर्कमस्क्राइब सर्कल यहां से पास किया जा सकता है और ये क्या होंगे, ये एक इंस्क्राइब्ड पॉलीगन है. दिस इज एन इंस्क्राइब्ड पॉलीगन, राइट, दिस इज एन इंस्क्राइब्ड पॉलीगन. तो दिए एक सर्कमस्क्राइब सर्कल यहां से पास किया जा सकता है, मतलब सारे के सारे ये जो पॉइंट्स है, सारे के सारे पॉइंट्स, ऑल दीज पॉइंट्स आर लाइंग ऑन द सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल, राइट. अच्छा ध्यान से देखना एक चीज, द नंबर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स फॉर्म्ड बाय द वर्टिसेस ऑफ P. अब ये क्या है, पहले तो देखो ट्राइंगल के लिए आपको क्या चाहिए, ट्राइंगल के लिए आपको जो चाहिए वो 3 पॉइंट्स आपको चाहिए. 3 वर्टेक्स वी हैव टू सी. ये क्वेश्चन ऐसे पूछा है कि वो कैसे, वो 3 वर्टेक्स को कैसे चूज किया जाए. प्योर काउंटिंग प्रिंसिपल का प्रॉब्लम है, लेकिन थोड़ा घुमा के पूछा है. वो वर्टेक्स जो है ना, कैसे हम चूज करेंगे, हाउ विल वी चूज द वर्टेक्स सच दैट जो ट्राइंगल फॉर्म होगा वो 3 वर्टेक्स ऐसे चूज करेंगे कि जो ट्राइंगल फॉर्म होगा वो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाए. ठीक है, तो आप अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे, ये जो है ना, ये सारे के सारे पॉइंट्स, ऑल दीज पॉइंट्स आर लाइंग ऑन द सर्कल, ऑल दीज पॉइंट्स आर लाइंग ऑन द सर्कल, राइट. तो ये अगर सर्कल में लाई करेंगे तो एक कोई भी सेंटर से आप एक लाइन तक ले लो, ये सर्कल तक जो एक लाइन है, ठीक है, कोई एक पॉइंट से आप ये वाला मान लो, ठीक है, ये वाला लाइन मान लो, ये एक्चुअली क्या है, ये एक डायमीटर है सर्कल, दिस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल. ठीक है, ये क्या है, दिस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, ये डायमीटर है, राइट. मैंने 2 पॉइंट्स ऐसे मान लिया, जो कि कैसे मान लिया, 2 पॉइंट्स को ऐसे मान लिया जो कि डायमीटर पे लाइन करेंगे, दीज आर डायमेट्रिकली ऑपोजिट. अब जो थर्ड पॉइंट, 2 पॉइंट्स तो हमने चूज कर लिया, जो थर्ड पॉइंट लेंगे वो कहीं पर भी ले लो, थर्ड पॉइंट जो है ना, थर्ड पॉइंट, चलो यहां पे मान लेते, थर्ड पॉइंट, ठीक है, यहां पे मान लेते थर्ड पॉइंट. ये देखो थर्ड पॉइंट अगर यहां पे मान लिया तो ये जो एक है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगा. क्यों बनाएगा राइट एंगल ट्राइंगल, पता है कि ये जो पॉइंट्स है, ये अगर एक डायमीटर है तो मतलब क्या है, ये ऊपर वाला एक सेमी सर्कल बन गया. एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, पता है कि नहीं, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्रीज. ठीक है, बेसिक वाला सर्कल वाला प्रॉपर्टी 10th में आपने किया होगा. एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, मतलब ये एक ट्राइंगल बनेगा और क्या है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा. ये सारे के सारे जो ट्राइंगल्स है ये क्या होंगे, ये राइट एंगल ट्राइंगल होंगे, है कि नहीं, ये सारे के सारे राइट एंगल ट्राइंगल्स होंगे. कोई भी 2 डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स अगर उठाओगे, कहीं पर भी आप ले लो, हो सकता है कि यहां पे मान लो ये अगर डायमीटर है, मान लो ये वाला अगर डायमीटर है, तो ये अगर डायमीटर है तो साइड को आप ऐसे मान लो, जो थर्ड पॉइंट है उसको यहां से मान लो. ठीक है, यहां पे ऐसे मान लो, तो ये जो एंगल बनेगा क्या बनेगा, ये 90 डिग्री बनेगा, राइट एंगल बनेगा. एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री. ओके, तो आप कोई 2 पॉइंट्स तो चूज कर लो और थर्ड पॉइंट एनीवेयर यू आर चूजिंग विल गिव यू अ राइट एंगल ट्राइंगल ओनली. गेटिंग माय पॉइंट. तो 2 पॉइंट्स इनिशियली, 2 पॉइंट्स हाउ विल यू चूज, 2 पॉइंट्स आप कैसे चूज करोगे, 2 पॉइंट्स आप ऐसे चूज करोगे कि वो डायमेट्रिकली ऑपोजिट बन जाए. ठीक है, चलो मान लेते कि मैंने द फर्स्ट पॉइंट आई एम चूजिंग इन दिस मैनर. ध्यान से देखना, ये हटा देते थोड़ा गंदा हो जाएगा नहीं तो. ठीक है,
ये पॉइंट्स मैंने फर्स्ट पॉइंट ऐसे चूज कर लिया। अरे पहले आप 2 पॉइंट सिलेक्ट करो, ठीक है। फर्स्ट यू विल सिलेक्ट 2 पॉइंट्स, ठीक है। सो आउट ऑफ दीस 12 sides, basically 12 points, actually there are all total there are 12 points। ये 12 पॉइंट से आप पहले एक काम करो कि पहले आप चूज कर लो 2 पॉइंट्स विच आर एक्चुअली डायमेट्रिकली ऑपोजिट टू ईच अदर। ऐसे ऐसे जो मैंने चूज किया है, ये 2 पॉइंट्स आप पहले चूज कर लो, ठीक है। सो इन हाउ मेनी वेज, क्वेश्चन अब ये है कि इन हाउ मेनी वेज वी कैन चूज 2 डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स। मैंने ये पॉइंट्स लिया है ना, ये पॉइंट्स अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे ये कितने हैं, मान लो ये पॉइंट मैंने लिया है, तो टोटल मान लो यहां से अगर स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक चीज ध्यान से देखो, डायमीटर आपको एक तो बनाना है, यू हैव टू क्रिएट द डायमीटर। एक ये पॉइंट अगर लोगे तो दूसरा वाला एंड ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा, उसको सेपरेटली आपको सिलेक्ट करना है नहीं। एक को अगर लोगे तो ऑटोमेटिकली दैट विल बी सिलेक्टेड, ठीक है। तो फर्स्ट यू आर सपोज टू सिलेक्ट द 2 डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स। एक को अगर लोगे, किसी एक पॉइंट को अगर उठाओगे तो दूसरा वाला एंड ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। तो बच क्या गया, रिमेनिंग इज बेसिकली 1 2 3, मतलब एक को अगर लोगे दूसरा सिलेक्ट होगा, तो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 वेज आर देयर, मतलब 6C1। 2 डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स कैन बी चोजन इन 6C1 वेज। समझ में आया? दिस कैन बी चोजन इन 6C1 वेज। 6C1 से आप सिलेक्ट कर दो। 6C1 से आप पहले वो जो 2 पॉइंट्स आर देयर, यू विल फर्स्ट सिलेक्ट दोस पॉइंट्स। एक को अगर उठा लिया तो दूसरा ऑपोजिट वर्टेक्स में, वो ऑपोजिट जो डायमेट्रिकली ऑपोजिट है ना, वो डायमीटर तो बनेगा ही बनेगा। एक को लिया तो दूसरा ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होगा। आप एक को उठाओ, 6C1 मैंने ले लिया, ठीक है। ये मैंने डायमीटर ऐसे माना था, तो 1 2 3 4 5 6 आई हैव टेकन out of these 6 points I have taken 1 point, I have chosen 1 point, the remaining other points will be automatically selected। तो ये 6C1 बन गया। 6C1, there are 6C1 ways we can choose 2 diametrically opposite points, and if 2 points are chosen, let's say for instance we are choosing 2 points, choose तो हमने 2 ही points किया है ना, अगर एक को लोगे दूसरा ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होगा, ये मैंने बोला है। आपको थर्ड पॉइंट तो भी चाहिए, ट्राइंगल नहीं तो बनेगा कैसे, थर्ड वर्टेक्स भी तो चाहिए आपको, ठीक है। आपको थर्ड वर्टेक्स भी तो चाहिए, तो थर्ड वर्टेक्स बनेगा कैसे, कहां से बनेगा, आप लोगे वो थर्ड पॉइंट आप लोगे, चूज करोगे तो ही तो बनेगा थर्ड वर्टेक्स। सो नाउ वी विल सी आफ्टर चूजिंग दीस 2 points, then we will check how many right angle triangles can be formed by choosing the third vertex। वो थर्ड वर्टेक्स को कैसे चूज करोगे वो देखना है। ध्यान से देखो, थर्ड वर्टेक्स को कैसे चूज करोगे, ध्यान से देखना। ये मैंने मान लेते कि ये वाला पॉइंट मैंने लिया है और ये वाला पॉइंट मैंने लिया है, डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स, ये मैंने लिया है और ये मैंने लिया है, ये दोनों मैंने लिया है, ये दोनों पॉइंट्स मैंने लिया है। तो रिमेनिंग जो एक पॉइंट हमें सिलेक्ट करना है ना, तो इन दोनों को छोड़ के द रिमेनिंग प्लेसेस वी कैन सिलेक्ट। इन दोनों पॉइंट को छोड़ दो, इन दोनों पॉइंट को छोड़ के द रिमेनिंग प्लेसेस वी कैन सिलेक्ट, राइट। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को छोड़ देंगे और जो बाकी पॉइंट्स है, बाकी कितने बच गए, मतलब 1, इन दोनों को हमने ले लिया। मान लेते कि अगर नंबर कर दो, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, ठीक है। तो 12 में से 2 पॉइंट्स चले गए, 2 पॉइंट्स, वी हैव 2 पॉइंट्स आर ऑलरेडी सिलेक्टेड, मींस वी आर सिलेक्टिंग one and the other one is automatically getting selected। so in this case, so 2 are getting selected and we are left out with 10 points now, है कि नहीं। तो 10 पॉइंट्स में से कोई सा भी एक पॉइंट चूज कर लो, बनाएगा तो वो राइट एंगल ट्राइंगल की, क्योंकि वो एक डायमीटर बन गया। तो तीसरा जो पॉइंट होगा, द थर्ड पॉइंट विल ऑलवेज क्रिएट अ राइट एंगल ट्राइंगल। एंगल क्योंकि वो डायमीटर है, तो डायमीटर मतलब ऊपर लो कि नीचे, वो वाला सेकंड पॉइंट लो, थर्ड पॉइंट वाला ऊपर लो कि नीचे लो, वो क्या होगा, ऑलवेज विल बी अ राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि दैट इज एंगल इन अ सेमी सर्कल बन जाएगा फिर। सो दिस इज व्हाट, दिस इज बेसिकली वी कैन चेक द third vertex। for the third vertex actually we are having 10 options। 2 पॉइंट्स तो हमने यहां से ले लिया, तो बच क्या गया, 2 पॉइंट्स आर रिमेनिंग, 10 points are remaining, sorry 10 points are remaining। 2 points we have taken out of 12 points, so 10 points are remaining। so 10 points में से एक पॉइंट चूज कर लोगे तो वो बच जाएगा, तो 6 into 10 60 is the answer। क्या आपको ये चीज समझ में आया, कंफर्म करो। so option A is correct। let's see this question। it says
if the n terms a1 a2 a3 and so on up to an are in arithmetic progression ap में है, चलो ठीक है, with increment r, मतलब वो कॉमन डिफरेंस r दिया गया है, then the difference between the mean of the squares and the square of the mean is what? ये क्या चीज है? मीन ऑफ द मीन मतलब सिंपल एवरेज, मीन ऑफ द स्क्वायर, मीन ऑफ द स्क्वायर मतलब उनको स्क्वायर करके जो मीन आएगा, और स्क्वायर ऑफ देयर मीन मींस वो मीन को स्क्वायर करो फिर जो भी आएगा, ठीक है, मतलब मीन का वो मीन लोगे फिर स्क्वायर करोगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग? पहले आप देखो, पहले ये एपी में दिया गया है, ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ वेज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैं एक जनरल वे से सॉल्व करूंगा, जो कि जनरली जो इंफॉर्मेशन दिया गया है, पूछा गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मीन ऑफ द स्क्वायर्स एंड स्क्वायर ऑफ द मीन्स। इंडिविजुअली आई विल फाइंड व्हाट इज द मीन ऑफ द स्क्वायर्स एंड देन आई विल फाइंड स्क्वायर ऑफ द मीन्स। ओके, कोई इसको अगर स्टैटिस्टिक्स वाला लॉजिक से अगर वो वेरिएंस मीन उससे भी सॉल्व कर सकता है, तो वेरिएंस से भी वो कंसेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हो। आई विल नॉट यूज एनी ऑफ दोस कंसेप्ट्स, आई विल ओनली यूज द वेरी बेसिक व्हाट डेफिनेशन व्हाट इज गिवन, मीन ऑफ द स्क्वायर गिवन है, तो आई विल फाइंड मीन ऑफ द स्क्वायर, आई विल गो विद द लैंग्वेज, आई विल गो विद द लैंग्वेज, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेटिव प्रॉब्लम है, कैलकुलेशन थोड़ा अच्छे से करना है आपको। तो मैं क्या करूंगा ना, एक जनरल कुछ एपी मान लूंगा, एपी टर्म वाला कुछ मान लूंगा, ये दिया गया ना, देयर इज एन एन टर्म्स इन एपी, ठीक है, तो मैं कुछ जनरल एपी मान लूंगा जिसका एक जनरल टर्म भी होगा, जनरल टर्म होगा, और जनरल टर्म से हम कुछ निकालेंगे। तो वैसे जनरल टर्म क्या होता है, एपी वाला जनरल टर्म क्या होता है, मान लीजिए कि कोई एक एपी है, यहां पे तो कॉमन डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस आ रहे, कुछ ए के वगैरह कुछ मान लेते हैं, ए के वगैरह कुछ मान लेते, बिकॉज दिस इज एन एपी ऑफ एन टर्म्स, ए के वगैरह कुछ मान लेते हैं। ए के इज व्हाट, ए के इज गिवन टू बी, ए के इज गिवन टू बी ए प्लस के माइनस 1 इंटू आर, यही तो होता है ना। अरे के एन के जगह पे के दिया गया है, तो ए के इज गिवन टू बी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, अब डी इज आर इन दिस केस, ठीक है। अच्छा, मीन ऑफ द स्क्वायर्स, इनका स्क्वायर, ये जनरल टर्म है, इनका स्क्वायर, मीन ऑफ द स्क्वायर, सारे के सारे ये जनरल टर्म है, मतलब आप सारे के सारे ये समराइज कर रहे हैं ना, दिस इज समराइजिंग फॉर k is equal to 1 0 1 not 0 1 2 3 and so on till n, ये दिया गया है ना, a1 a2 a3 and so on up to n terms are given, so this summarizes for k is equal to 1 2 3 and so on up to n, ये चीज दिया गया है। अब ए के स्क्वायर पूछा है, ए के स्क्वायर पहले हम निकालेंगे क्या, मीन ऑफ द स्क्वायर्स, तो मीन ऑफ देयर स्क्वायर्स, वो जो एपी निकलेगा उनका स्क्वायर देखो पहले, फिर मीन देखेंगे, एवरेज देखेंगे। अब स्क्वायर करोगे क्या मिलेगा, यहां से इसको स्क्वायर कर देते, इसको स्क्वायर करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर मत लो, ये ए स्क्वायर नहीं था, a1 था, a1 था, ये a1 है ना, a1, दिस वाज a1, सो दिस इज a1, ठीक है, फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अभी n तो k है, मैंने k यहां पे लिया है क्योंकि यहां पे तो ऑलरेडी n टर्म्स था, तो आप यहां पे k ले लो और a1 ले लो, फर्स्ट टर्म इज a1 क्योंकि यहां पे a1 दिया गया है, a1, तो a1 स्क्वायर, दिस होल स्क्वायर, पहले स्क्वायर कर लेते, सिंप्लीफाई करेंगे, फिर a1 स्क्वायर प्लस k माइनस 1 होल स्क्वायर, k माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a1 इंटू k माइनस 1 इंटू आर, ठीक है, ये दिया गया, ये हमने स्क्वायर कर लिया। अब मीन ऑफ द स्क्वायर पूछा है, मीन ऑफ द स्क्वायर पूछा है, मतलब ये क्या है ना, ये सारे के सारे जो टर्म्स है उनको हमने स्क्वायर कर लिया, सारे के सारे जो टर्म्स है a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर, सारे के सारे टर्म्स को स्क्वायर करोगे तो यही चीज मिलेगा आपको कुछ जनरल में, ठीक है। तो ये तो आपको मिला, ठीक है। अब आपसे अगर पूछा है कि मीन ऑफ द स्क्वायर्स मतलब क्या है, मीन ऑफ द स्क्वायर, अब मीन बोले तो मीन माने एवरेज, ये जो स्क्वायर है इन सब का सम करके एवरेज लेना है, हाउ मेनी सच टर्म्स आर देयर, n टर्म्स आर देयर, तो टोटल मतलब पूछा क्या गया है ना, पूछा गया कि मीन ऑफ द स्क्वायर्स, ये मीन ऑफ द स्क्वायर्स, मीन ऑफ द स्क्वायर्स मतलब क्या है, ये समेशन k इज इक्वल टू 1 से लेके n, क्योंकि n टर्म्स आर देयर, सारे के सारे सम भी चाहिए ना, अरे सम कर एवरेज अगर फाइंड करोगे तो क्या होगा, इफ यू आर फाइंडिंग डाउन द एवरेज यू आर एडिंग द टर्म्स एंड देन यू आर डिवाइडिंग बाय n, अगर मान लो n टर्म्स आर देयर तो क्या करते हो, you simply add the terms and divide by n,
तो ये वही है समेशन k इज इक्वल टू 1 से लेके n। तो ऐड दीज टर्म्स, ठीक है, ये सारे के सारे आपको ऐड करना है। ये समेशन ak स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, बिकॉज ऑल टोटल n टर्म्स आर देयर, 1 से जा रहा है 1 से लेके n तक, ठीक है। मींस बेसिकली अगर खोलोगे तो क्या मिलेगा, खोलोगे तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, उसको समराइज करके जनरलाइज करके मैंने ऐसे लिख दिया। तो ak स्क्वायर, तो समेशन ak स्क्वायर, अब ये हम ये हमें ढूंढना है, ठीक है, दिस इज व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट। ये समेशन ak स्क्वायर ये सिंप्लीफाई करना है हमें, ये सिंप्लीफाई करना है समेशन ak स्क्वायर। यहां पे समेशन डाल दो, समेशन k इज इक्वल टू 1 से लेके n, ठीक है, ak स्क्वायर। यहां पे समेशन डालेंगे, समेशन इज डिपेंडेंट ऑन k। अच्छा, k के रिस्पेक्ट में ये समेशन क्या होगा, ये तो पॉजिटिव, मतलब ये a1 स्क्वायर इज व्हाट अ कांस्टेंट, समेशन इज डिपेंडेंट ऑन k, राइट। तो k इज इक्वल टू 1 से पहले लिख लेते हैं, फिर देखेंगे समेशन a1 स्क्वायर, समेशन इज सेपरेट, यू कैन सेपरेट समेशन, यू कैन सेपरेट समेशन, k इज इक्वल टू 1 से लेके n r स्क्वायर इंटू k माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 2 को बाहर कर लेते हैं, फिर बाकी चीजें बाद में देखेंगे। समेशन k इज इक्वल टू 1 से लेके n a1 टाइम्स k माइनस 1, ठीक है भाई, ये मिलेगा आपको, ओके। अच्छा, फिर यहां से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या मिलेगा यहां से, ये क्या है a1 स्क्वायर, a1 स्क्वायर इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू k, यू कैन टेक इट आउट, a1 स्क्वायर इंटू समेशन क्या बचेगा, समेशन k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक 1 बचेगा, मतलब a1 स्क्वायर टाइम्स n, पता है ना आपको, समेशन k इज इक्वल टू, अगर इसको बाहर कर दोगे तो अंदर क्या बचेगा 1, मतलब 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टाइम्स, क्या बचेगा n बचेगा, ठीक है, प्लस समेशन k इज इक्वल टू 1 से लेके n r स्क्वायर k माइनस 1 होल स्क्वायर, k इज इक्वल टू 1 से लेके n r स्क्वायर k माइनस 1 होल स्क्वायर, क्या होगा ये दिस इज डिपेंडेंट ऑन k ओनली, तो r स्क्वायर इज अ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू दिस समेशन, यू कैन टेक आउट दिस r स्क्वायर, ठीक है, r स्क्वायर को बाहर कर लो, ठीक है, तो ये क्या बच गया, फिर ये बच गया समेशन k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक k माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये बच गया, ठीक है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, वही आप ब्रेक करके सॉल्व कर सकते हो, जो कि हम करते हैं नॉर्मली, ठीक है। इसको वरना आप खोल दोगे, इसको अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे, आप इसको ब्रेक करके भी कर सकते हो, लेकिन डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो। अगर ध्यान से अगर देखोगे, ये चीज दिया है ना, ये क्या बचेगा अंदर, ध्यान से देखो, आर स्क्वायर गिवन है, और अंदर गिवन है k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक k माइनस 1 होल स्क्वायर, यही तो गिवन है ना। आप बोलोगे कि सर इसको ब्रेक कर देते हैं, लेट्स ब्रेक दिस, तो k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 बचेगा, हाँ वो भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा अगर ध्यान से देखोगे, इसको अगर खोलोगे ना, ये क्या बनेगा, फिर ये खोल दो इसको, सॉरी, ये अगर खोल दोगे तो क्या बनेगा, 1 डालो 0 बनेगा, ठीक है, 2 डालोगे तो क्या बनेगा, 1 डालोगे तो क्या, हाँ 2 पुट 2 ओवर हियर, k इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1 स्क्वायर, 3 डालोगे तो 3 माइनस 1 2 स्क्वायर, 4 डालोगे 4 माइनस 1 3 स्क्वायर, एंड सो ऑन। कहां तक जाएगा, n माइनस 1 तक जाएगा ना, जाएगा कि नहीं, ये देगा, ठीक है। और ये क्या है एक्चुअली, दिस इज एक्चुअली आर स्क्वायर टाइम्स, ये 0 तो ठीक है, 0 इज 0 ओनली, ये क्या है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन गोज अप टू n माइनस 1 स्क्वायर, यही तो दिया गया है, पूछा है क्वेश्चन में, है कि नहीं। हमें पता है कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट n स्क्वायर नेचुरल नंबर्स, वो क्या होता है, अगर मान लीजिए n स्क्वायर तक जाता है तो क्या होगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, यही तो होता है। In the place of this is given to be n minus 1. In the place of n, it is given to be n minus 1. So this will go towards n minus 1. ये n minus 1 तक जाएगा, तो n के जगह पे आप n minus 1 डाल दो, तो ये क्या बनेगा n minus 1, तो n इंटू n minus 1, और यहां से बनेगा 2n minus 1, डाल के चेक कर लेना। तो ये जो सम है ना, दिस इज इक्विवेलेंट टू n इंटू n minus 1 डिवाइड इंटू 2n minus 1, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं n इंटू n minus 1 इंटू 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6, ये डायरेक्टली हम लिख पाएंगे। वरना आपको क्या करना होता है, फिर k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1, ये तोड़ के भी आप कर सकते हो, ये तोड़ के वो समेशन को सेपरेट करके वो भी कर सकते हो,
थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो ये आपको ये मिलेगा ये वाला पोर्शन, और फिर यहां क्या मिलेगा, टू टाइम्स समेशन के इज इक्वल टू 1 से लेके n, a1 इज कांस्टेंट, r इज अ कांस्टेंट, सो यू कैन टेक आउट दिस a1 एंड r। अंदर क्या बच गया, समेशन k इज इक्वल टू 1 से लेके n k माइनस 1। ठीक है, मतलब 1 से लेके n माइनस 1 तक क्या होगा, n इंटू n माइनस 1/2। बोल पाएंगे क्या, n इंटू n माइनस 1/2। फिर से देखो, समेशन ये होता है ना, समेशन k इज इक्वल टू, ये समेशन k इज इक्वल टू, अगर समझ में नहीं आया, k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, ये जाएगा k माइनस 1 तक। ठीक है, k माइनस 1, तो ये k माइनस 1 होगा, तो ये क्या बोल सकते हैं यहां से, अगर 1 डालोगे तो 1 0 मिलेगा, 0 को 0 ही रहेगा, तो फिर 2 डालोगे 1 मिलेगा, 3 डालोगे 2 मिलेगा, एंड सो ऑन गोज अप टू वेयर n माइनस 1। इन द प्लेस ऑफ n वी हैव n माइनस 1। अगर n होता है तो क्या होगा, n इंटू n प्लस 1/2। इन द प्लेस ऑफ n वी हैव n माइनस 1, सो n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 होगा। ठीक है ना, मान लो अगर ये होता 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन अप टू n होता, तो क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2, यही तो होता। इन द प्लेस ऑफ n जस्ट रिप्लेस बाई n माइनस 1, तो यही चीज मिलेगा आपको, n इंटू n माइनस 1/2। अल्टीमेटली यू आर लेफ्ट आउट विद दिस थिंग ओनली, ये चीज आपको मिला है। अब आपसे पूछा है कि मीन ऑफ स्क्वायर्स, मीन ऑफ द स्क्वायर्स, ये स्क्वायर्स है, सारे सारे नंबर्स को हमने सिंप्लीफाई किया, स्क्वायर किया, तो ये चीज हमें मिला है। सारे जो नंबर्स है उनको हमने स्क्वायर किया, फिर सम भी किया, सम भी देखना होता है क्योंकि एक एपी सीरीज दिया गया है। ठीक है, एपी सीरीज, क्योंकि ऊपर वाला जो सीरीज है, हम क्या करते हैं मीन ऑफ स्क्वायर्स के लिए, मीन के लिए हम क्या करेंगे, मीन ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर लेंगे, टोटल एन टर्म्स वेर देयर, अगर स्क्वायर करोगे हर एक टर्म को, अगर स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, टोटल एन टर्म्स विल बी देयर, उनको ऐड करोगे, फिर क्या करोगे, डिवाइड बाई एन, यही तो होता है मीन ऑफ स्क्वायर्स। ठीक है, तो ये बच गया। तो यहां से कुछ सिंप्लीफिकेशन हो रहा है क्या, हाँ ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो रहा है, तो क्या बच गया यहां से, a1 स्क्वायर। ठीक है, अब डिवाइड कर दो ये वाला, अब यहां पे डाल दो, ये क्या है, ये समेशन ऑफ a के स्क्वायर है, ये है न्यूमरेटर है। सो वंस यू आर डिवाइडिंग विद दिस थिंग, तो मीन ऑफ स्क्वायर यहां से मिल जाएगा आपको, क्या मीन ऑफ स्क्वायर। तो व्हाट इज मीन ऑफ स्क्वायर्स, आप इसको डिवाइड कर दो किससे, n से, n से डिवाइड करोगे n यहां से कट जाएगा, तो क्या बचेगा, a1 स्क्वायर बचेगा, r स्क्वायर, यहां से n कैंसिल आउट हो जाएगा, r स्क्वायर n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6, ये बचेगा, और यहां से भी n कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, r इंटू n माइनस 1, a1 इंटू r इंटू n माइनस 1, ये बचेगा। समझ में आया, ये मीन ऑफ स्क्वायर है। अब पूछा है कि डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ स्क्वायर्स एंड स्क्वायर ऑफ मीन, स्क्वायर ऑफ मीन। अब स्क्वायर ऑफ मीन क्या चीज है, स्क्वायर ऑफ मीन क्या चीज है, स्क्वायर ऑफ मीन मतलब ये पूछा है, स्क्वायर ऑफ मीन मतलब पहले आप मीन निकाल लो, मतलब समेशन ए के पहले निकालो, फिर पहले मीन निकालो, यही तो होता है। जो एपी है उनका पहले आप सम करोगे, सम डिवाइडेड बाई एन करोगे, टोटल एन टर्म्स करते हैं, तो सम डिवाइडेड बाई एन का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर ऑफ मीन हो गया। ठीक है, ये मीन ऑफ द स्क्वायर था, मीन ऑफ द स्क्वायर, एंड दिस इज स्क्वायर ऑफ देयर मीन। समझ में आया, लैंग्वेज इज क्लियर टू यू। ठीक है, तो ये समेशन ए के मतलब क्या है, सम टू एन टर्म्स ऑफ एन एपी, वो क्या होता है, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n बाई 2 इंटू 2a1, वी डोंट हैव a, वी हैव a1, फर्स्ट टर्म इज a1, 2a1 प्लस n माइनस 1, अभी तो k लिया है तो k माइनस 1। ठीक है, k माइनस 1 लेगी ना, n माइनस 1 लेंगे, बिकॉज द रीजन बीइंग हियर वी आर ऑलरेडी टेकिंग द सम, राइट, ये तो सम लेके हो रहा है, ये क्या कहां से जा रहा है, k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक। ठीक है, तो सम यहां पे अगर खोलोगे तो क्या मिलेगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an एंड सो ऑन अप टू an, तो सम टू n टर्म्स ऑफ एन ap, तो n बाई 2, नंबर ऑफ टर्म्स इज n बाई 2। ठीक है, n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, पता है ना। अब d तो है नहीं, d क्या है, d इज r इन दिस केस, इंक्रीमेंट इज r है, यही तो दिया गया है, डिवाइडेड बाई n। ठीक है, और फिर ऊपर से इसका होल स्क्वायर, कितना कुछ है देखो, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। तो यहां से भाई क्या मिलेगा आपको, ये 2n, ये 2 नीचे आ जाएगा, ये n और n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से क्या बचेगा आपको, 2a1, 2a1, ये 2 स्क्वायर नीचे 2 स्क्वायर बनेगा, तो मतलब 1/4, 1/4 को बाहर कर लो, अंदर क्या बचेगा, 2a1 प्लस n माइनस r, n माइनस 1 इंटू r का होल स्क्वायर, ये बचेगा अंदर।
अब क्या करना है, इसको ब्रेक करना है, होल स्क्वायर में ब्रेक करना है, थोड़ा लेंदी होगा प्रोसेस। होल स्क्वायर में ब्रेक करोगे तो क्या आएगा, 4a1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, मतलब n-1 होल स्क्वायर इंटू आर, ये बचेगा। क्या आपको ये चीज समझ में आया? सो फार व्हाट वी हैव डन। आप इस 1/4 को आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। 1/4 को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 4a1 स्क्वायर प्लस a1 इंटू n-1 आर, ठीक है। और यहां से क्या बचेगा, प्लस, अच्छा यहाँ पे 4 नहीं था तो यहाँ पे ले लो 4 n-1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू आर। अल्टीमेटली ये बच गया, अल्टीमेटली ये बच गया। ये क्या है, ये है squares of their means and this is mean of squares, this is mean of squares। इन दोनों का डिफरेंस पूछा है। अब डिफरेंस निकालो और सिंप्लीफाई करो, किस वाले फॉर्मेट में आएगा देख लो, ठीक है। चलो लेट्स फाइंड इट। मीन ऑफ स्क्वायर्स, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, अब डिफरेंस देखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर्स एंड दिस थिंग, स्क्वायर्स ऑफ मीन्स a1 स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इंटू n-1 इंटू 2n-1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस a1 इंटू r इंटू n-1, ठीक है। और ऊपर से माइनस, ये इसका डिफरेंस चाहिए ना, इन दोनों का डिफरेंस देखना है, ठीक है। माइनस ये क्वांटिटी गिवन है, a1 प्लस क्या था, a1 प्लस a1 इंटू n-1 r, a1 स्क्वायर था, सॉरी, a1 स्क्वायर प्लस a1 इंटू n-1 r प्लस n-1 होल स्क्वायर बाई 4r, ये चीज दिया गया। बी वेरी केयरफुल विद द कैलकुलेशंस हियर। इफ यू आर गोइंग बाय दिस प्रोसीजर देन यू माइट बी वेरी, you have to be very careful with the calculation, else you can go wrong with the calculations. So over here we have this thing। अच्छा, कुछ cancellations हो रहा है क्या, cancellations हो रहा है, a1 square is cancelled out, a1 square is cancelled out, cancel out हो गया। और क्या cancel out हो रहा है, ये हो रहा है ना a1, ये हो रहा है, ये और ये cancel out हो रहा है कि नहीं, ठीक है, ये भी cancel out हो रहा है। और क्या हो रहा है, और कुछ नहीं हो रहा है, चलो बस यही ठीक है। तो what is remaining, r square n-1 into 2n-1 by 6 minus n-1 whole square divided by 4r, ठीक है। अब ऑप्शन में देखो क्या गिवन है, ऑप्शन में देखो क्या गिवन है, समथिंग r स्क्वायर n-1 होल स्क्वायर, यही वाला फॉर्मेट में लाना है। नीचे सबके सब 12 है, नीचे कुछ आ रहा है 12 आ रहा है, ये शायद r स्क्वायर था, मैंने शायद यहाँ पे एक गलती किया, ये r स्क्वायर था, दिस वाज r स्क्वायर राइट, a स्क्वायर, ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये r स्क्वायर था, इसलिए सोच रहा है ये r स्क्वायर था, गलती हो गया, देखो r स्क्वायर ये है ना, इसका होल स्क्वायर n-1 होल स्क्वायर इंटू r स्क्वायर, n-1 होल स्क्वायर इंटू r स्क्वायर होगा, ठीक है। ये r स्क्वायर होगा, इधर बचेगा, थोड़ा ध्यान रखना कैलकुलेशन को, r स्क्वायर भाई r स्क्वायर होगा, ये r स्क्वायर होगा, इसलिए सोच रहा हूँ कि r स्क्वायर तो कॉमन एक जाएगा क्योंकि r स्क्वायर बाहर है ना, r स्क्वायर एक कॉमन जाएगा, r स्क्वायर कॉमन जाना चाहिए, n-1 तो जा रहा है और r स्क्वायर भी जा रहा है, तो आप और क्या जा रहा है, r स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लो आप, r स्क्वायर बाई 2 इंटू n-1, r स्क्वायर बाई 2 इंटू n-1 कॉमन जा रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 2n-1 डिवाइडेड बाई 3, और यहां बचेगा माइनस n-1 डिवाइडेड बाई 2, ये बचेगा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, यहां से एलसीएम इज 6, ओके, n-1, तो ये क्या होगा, एलसीएम 6 है, तो ये क्या बन रहा है यहां से 4n-2 माइनस 3n प्लस 1, 3n प्लस 3, ठीक है। तो 4n माइनस 3n बोलो तो n, तो ये क्या बच गया, r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू n-1
और ये हो रहा है 4n-3n, मतलब ये n बनेगा, और ये -2 + 3, 3 - 2 मतलब +1, n × n+1. तो n × n+1 means this is the same as r²/2 into a - b and a + b. तो n² - 1 divided by 6, तो r² into n² - 1 divided by 12. r² into n² - 1 divided by 12 है क्या ऑप्शन में? r² into n² - 1 divided by 12. Option C is correct. Come down to the 6th question. A father wants to distribute a certain sum of money between his daughters, ठीक है, daughter and son, in such a way that if both of them invest their shares in the scheme that offers compound interest at 25/3% per annum for t and t + 2 years respectively, then the two shares grow to become equal. If the son's share was rupees 4320, then the total money distributed by the father was what? ये क्वेश्चन है, ठीक है. अब क्वेश्चन है कि कंपाउंड इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है. कंपाउंड इंटरेस्ट तो आप लोग क्लास 9-10 में ही छोड़ के आ गए, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट भी थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए. 9-10 वाला चीज है. यहां से भी क्वेश्चन पूछा, लास्ट 2 इयर्स में नहीं पूछा है, लास्ट 3 इयर्स में आप देखोगे नहीं पूछा है. 2019 में लास्ट पूछा था कंपाउंड इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन, 9th वाला. तो आपको वो फॉर्मूला याद है तो आप कर पाओगे, ठीक है. तो जो फॉर्मूला होता है ना कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, मान लो, अच्छा यहां पे क्या दिया गया है, ईयर जो है ना t दिया गया है और दूसरा t + 1 दिया गया है, ठीक है. मतलब डॉटर इज गेटिंग t एंड सन विल बी गेटिंग द सेम थिंग इन t + 2 years. Okay, daughter will get the same thing in t years and son will get the same thing in t + 2 years. Son is getting how much? Son's share was 4320 rupees. Son's share was 4320 rupees. जो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला होता है ना, ठीक है, जो फाइनल अमाउंट इज इक्वल टू p टाइम्स 1 + r/n होल टू द पावर ऑफ nt. ये होता है एक्चुअली कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला. ये फाइनल अमाउंट होता है, ये होता है इनिशियल प्रिंसिपल अमाउंट. इनिशियल जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, दिस इज द इनिशियल प्रिंसिपल बैलेंस. ये r जो होता है, r इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है. n क्या होता है? n इज द नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड पर ईयर, और t टाइम होता है, ठीक है. ये आप सीखते हो क्लास 9th और 10th में, शायद वो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला वो टैक्स वाला चैप्टर था शायद आप लोगों का 9th और 10th में. ये फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है. कंपाउंड डाल के ये चीज आपको मिलेगा. देखो ध्यान से, अभी वो nt दिया गया है ना, nt इज नथिंग बट t एंड t + 2 इन दिस केस. एक को मिल रहा है t के लिए, दूसरे को जो डॉटर है शी इज गेटिंग द सेम थिंग फॉर t years एंड द सन विल गेट द सेम अमाउंट फॉर t इन t + 2 years. ये स्कीम में वो उन्होंने डाला है. तो वो जो सन है, हाउ मच द सन इज गेटिंग? इनिशियली द सन्स शेयर वाज रुपीज 4320. सो 4320 वाज इनिशियली द सन्स शेयर. ये है, ठीक है. वो दोनों को हमें इक्वेट करना है और सॉल्व करना है इक्वेशन को, और कुछ है नहीं, फॉर्मूला बेस्ड है डायरेक्ट. 4320 इंटू 1 + r/n, r इज 25/3%. सो 25/3 डिवाइडेड बाई 100, यही दिया गया है. ओके, और ऊपर क्या दिया है कि nt, और nt वो टाइम जो है ना, वो टाइम इज t ओनली, टाइम इज t ओनली. दिस इज इक्वल टू ये सन के लिए था, ये सन के लिए था. नाउ लेट्स से अमाउंट गिवन बाय द डॉटर, ये डॉटर वाला अमाउंट हमें ढूंढना है. एक्चुअली पूछा है ना, व्हाट इज द टोटल अमाउंट, टोटल मनी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द फादर. उसके लिए डॉटर वाला मनी हमें चाहिए. आप 4320 तो है ही, ठीक है. अब डॉटर वाला अमाउंट हमें पता नहीं है, बाकी इंफॉर्मेशन पता है, ठीक है. ये t + 2 था, सॉरी ये सन के लिए था ना, ये t + 2, दिस वाज t + 2, क्योंकि ये तो सन के लिए था. सन इज गेटिंग द सेम थिंग इन t + 2 years. डॉटर इज गेटिंग द सेम थिंग इन t years, ठीक है. डॉटर इज गेटिंग द सेम थिंग इन t years, मतलब 4320 इंटू दिस होल टू द पावर ऑफ t/2, t + 2, एंड द डॉटर, लेट्स से द अमाउंट विच इज गिवन टू द डॉटर, उसको कुछ मान लेते, मान लो कि कुछ k वगैरह कुछ मान लो, ठीक है. नहीं तो r मान लेते हैं, r स्टैंड्स फॉर रुपीस, चलो मान लेते हैं r टाइम्स
r टाइम्स 1 प्लस वही सेम इंटरेस्ट रेट 25/3 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, होल टू द पावर ऑफ द सेम थिंग शी इज गेटिंग इन टी ईयर्स, डॉटर टी ईयर्स में वो आपको टी ईयर्स में डॉटर को मिलेगा। अभी जो ये जो r है, ये r हमें ढूंढना है, इसको सॉल्व करना है, r को ढूंढना है, ये एक इक्वेशन बन गया। तो इसको सॉल्व कर लो, सिंपल है, सॉल्व कर लो। 4320 अब यहां से देखो ये कैंसिल आउट हो रहा है ना, जस्ट ब्रेक फ्रॉम द बोथ साइड्स, ब्रेक दिस थिंग फ्रॉम द बोथ साइड्स। व्हाट इज दिस? बेसिकली दिस इज एक्चुअली, थोड़ा मॉडिफाई करके लिखोगे तो ये है 25/300 होल टू द पावर ऑफ t plus 2 and right hand side we have r times 1 plus 25/300 होल टू द पावर ऑफ t। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो 4320 इंटू दिस थिंग यू आर गेटिंग, तो यहां से देखो एक फैक्टर यहां से कैंसिल आउट होगा क्योंकि ये 1 plus 25/300 होल टू द पावर ऑफ t है और ये 1 plus 25/300 होल टू द पावर ऑफ t plus 2। तो एक फैक्टर यहां से कैंसिल आउट होगा क्योंकि एक स्क्वायर बचेगा। इसको अगर तोड़ोगे ना, इसको कैसे तोड़ोगे? 1 plus 25/300 इंटू 1 plus 25/300 होल स्क्वायर। तो 4320 इंटू दिस थिंग, तो 4320 इंटू 1 plus 25/300 ये बचेगा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r, यही बचेगा। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट होगा और ये भी कैंसिल आउट होगा फ्रॉम बोथ साइड्स, बचेगा ना, ये तो बचेगा। तो ये कितना आ रहा है? ये आप ये यही से मैंने यहाँ पे डायरेक्टली फिर वापस लिख दिया। ये 300 इंटू 1 plus 25 मतलब 325/300, 325/300 यही तो बचेगा। 325/300 का होल स्क्वायर ये बचेगा भाई। अब इसको सॉल्व करके बोलो कितना आ रहा है, फाइंड व्हाट इज r। कोई बोलो r कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करो, कितने से जाए, कहां से, किसी हाउ मच दिस विल गो विथ 325 300, 3 से तो जाएगा नहीं। 4320 इज डिविजिबल बाई 9, आप 9 से ले सकते हो, 9 से देख सकते हो। आई थिंक 25 विल गो राइट, 25 325 इज डिविजिबल बाई 25 ऑल्सो, ठीक है ना। और 25 टाइम्स 13 से जाएगा, 25 टाइम्स 13, 25 टाइम्स 13 इज 325 और 25 टाइम्स 12 इज 300, तो 13/12। तो क्या बच गया? 4320 इंटू 13 होल स्क्वायर मतलब क्या है 169 डिवाइडेड बाई 12 होल स्क्वायर माने 144, ये बच गया। आप सिंप्लीफाई करो इसको, ये 144 इज डिविजिबल बाई 4320 इज डिविजिबल बाई 9 एक्चुअली, 4320 इज डिविजिबल बाई 9, ठीक है। तो ये 480 से जाएगा और 144 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 9, 9 इंटू 16, 9 इंटू 16 एंड 4320 इज हाउ मच? 4320 डिवाइडेड बाई 9 करो कितना आएगा? आई थिंक 480, ठीक है, 480 से जाएगा। फिर 16 यहां पर है तो फिर दोबारा 16 से ही जाएगा। 16 टाइम्स हाउ मच? 16 टाइम्स 3 30, 16 टाइम्स 30 चलेगा ना, 16 टाइम्स 30, 480, 16 टाइम्स 30, तो बच क्या गया? 30 टाइम्स 169, तो 30 टाइम्स 169 विल बी 5070, दिस इज 5070, ठीक है भाई, 5070 बच गया। 50 r इज 5070। अब पूछा है कि व्हाट इज द टोटल अमाउंट, देखो क्वेश्चन पढ़ो क्या दिया गया है। देन द टोटल अमाउंट, टोटल मनी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द फादर वाज व्हाट? टोटल मनी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द फादर मतलब टोटल ये जो r है, ये r इज 5070 प्लस इनिशियली द अमाउंट विच वाज विद द सन। एक्चुअली सन के पास 4320 था ऑलरेडी, ठीक है। द सन हैड 4320 मतलब 4320 प्लस 5070, 4320 प्लस 5070 कितना आएगा? 9390 है ना, 9390 मतलब डेफिनेटली है क्या ऑप्शन में? 9390, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 9390 is the right answer. Okay, what is given? Let A denote a real number. The range of the values of mod of alpha minus 4 such that mod of alpha minus 1 plus mod of alpha plus 3 less than or equal to 8 is how much? तो रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ मॉड ऑफ अल्फा माइनस 4 पूछा है, दिया क्या गया है? अल्फा माइनस 1 अल्फा प्लस 3 ये सम दिया गया है, लेस देन इक्वल टू 8 दिया गया है। हमें क्या करना है? हमें
ये केसेस बनाना है और हमें ये वैल्यूज एनालाइज करना है. इफ वी गेट द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ अल्फा देन वी कैन फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस 4 का मॉड, ये हम निकाल पाएंगे. तो इन दैट केस यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ अल्फा. अब इसको तोड़ेंगे कैसे, ये देखो. तोड़ेंगे कैसे, केसेस बनाएंगे. कैसे कैसे केसेस बनाएंगे, हो सकता है कि ये जो चीज है ना इसको तोड़ेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड को तोड़ेंगे, ये मॉड है ना, ये मॉड को तोड़ेंगे. ओके, एक केस हो सकता है कि अल्फा इज लेस देन और इक्वल टू 3, ये एक हो सकता है. ये एक केस हो सकता है अल्फा इज लेस देन 3 मान लेते हैं, लेस देन -3, ये +3 है ना, तो लेस देन -3. दूसरा केस हो सकता है कि अल्फा लाइज इन बिटवीन 3 and 1, ये -1 है मतलब 1 होगा, 3 and 1, ये केस हो सकता है. और तीसरा केस हो सकता है कि अल्फा इज ग्रेटर देन 1. ऐसा केसेस, ऐसा क्वेश्चंस वी हैव सॉल्व इन बेसिक मैथमेटिक्स में, ये करवाया जाता है जब आप मॉड्यूलस पढ़ते हो. इसको तोड़ोगे तो ऐसे ही केसेस बनेंगे, टुकड़े मतलब बेसिकली दिस थिंग यू आर गेटिंग दिस थिंग एज मॉड्यूलस. इसको अगर तोड़ा जाए तो यही चीज आपको मिलेगा, केसेस मिलेगा. हर एक केस में आपको एनालाइज करना है कि ये क्या बनेगा एक्चुअली. अल्फा -1 प्लस अल्फा प्लस 3, अल्फा -1 प्लस अल्फा प्लस 3, मॉड ऑफ अल्फा -1 प्लस अल्फा प्लस 3. अच्छा, व्हेन अल्फा इज लेस देन -3 तब क्या होगा, ये लेफ्ट वाला प्रोडक्ट, ये सम, ये क्या होगा फिर. व्हेन अल्फा इज लेस देन -3 बोले तो ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, है कि नहीं. ये खोलेगा किससे, नेगेटिव से खोलेगा. नेगेटिव से खोलेगा मतलब ये दिस विल बी माइनस ऑफ अल्फा -1 एंड सिमिलरली माइनस ऑफ अल्फा प्लस 3, ये दोनों ही नेगेटिव से खोलेगा, लेस देन और इक्वल टू 8. तो व्हाट इज गिवन, माइनस अल्फा माइनस दिस थिंग, माइनस अल्फा आप लिख लो, माइनस अल्फा +1, ठीक है, और माइनस अल्फा -3 लेस देन और इक्वल टू 8. मतलब माइनस अल्फा माने -2 अल्फा और -3 + 1 बोले तो -2 लेस देन और इक्वल टू 8. तो यहां से क्या आ रहा है यहां से आपको मिलेगा 10, -2 अल्फा लेस देन और इक्वल टू 10, ठीक है. तो अल्फा इज लेस देन और इक्वल टू, यहां भेज दो, अल्फा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -5, ये मिलेगा आपको, ठीक है, ये मिलेगा. ऑल्सो वी आर हैविंग, ये तो मिलेगा ही मिलेगा. ऑल्सो द केस वॉज इनिशियली, व्हाट वाज द केस, अल्फा इज लेस देन -3, मतलब इसको अगर कंबाइन किया जाए तो यहां से क्या मिलेगा, लेस देन -3, अल्फा इज लेस देन -3 बट अल्फा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -5, मतलब अल्फा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -5 बट लेस देन -3, ये केस बनेगा. फिर दूसरे केस पे चलो, अल्फा लाइज इन बिटवीन -3 and 1. व्हेन अल्फा लाइज इन बिटवीन -3 and 1, -3 और 1 के बीच में क्या होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ठीक है. अल्फा व्हेन सॉरी ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा. अल्फा -1 विल बी नेगेटिव, ठीक है, अल्फा -1 विल बी नेगेटिव. तो माइनस ऑफ, क्योंकि ये लेस देन 1 है, अरे लेस देन 1 होगा तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा ना, दिस थिंग विल बी नेगेटिव. तो ये माइनस ऑफ अल्फा -1 होगा, ठीक है, माइनस ऑफ अल्फा -1, और दिस क्वांटिटी इज अल्फा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3, मतलब ये पॉजिटिव होगा, तो प्लस अल्फा प्लस 3 पॉजिटिव के साथ खोलेगा, दिस इज लेस देन और इक्वल टू 8. एक एक केसेस देखेंगे, अल्फा का वैल्यू यहां से निकालेंगे. माइनस अल्फा प्लस अल्फा, ये कट गया, माइनस अल्फा प्लस अल्फा कट गया, माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है, और यहां से +3, मतलब 5 इज लेस देन और इक्वल टू 8. डेफिनेटली दिस इज ट्रू, मींस दिस इनइक्वालिटी इज ट्रू फॉर ऑल अल्फा lying in between this interval. इसका मीनिंग क्या है, दिस इज ट्रू फॉर ऑल अल्फा, दिस इज ट्रू फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल -3 से लेके 1. इस इंटरवल में हर एक अल्फा के लिए ये ट्रू होगा, बिकॉज दिस थिंग इज ऑलवेज ट्रू. 5 इज लेस देन, पूछा है ना, 5 इज लेस देन और इक्वल टू, 5 इज लेस देन भी है और इक्वल टू 8, सो इट्स लेस देन 8. 5 इज लेस देन 8 इज पॉसिबल, सो दिस इज ट्रू फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू -3 से लेके 1 तक, ये सॉल्यूशन देगा, ठीक है. तो और क्या बच गया, अल्फा इज ग्रेटर देन 1. व्हेन अल्फा इज ग्रेटर देन 1 एवरीथिंग इज पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव. मोर देन 1 है, ठीक है, मोर देन 1 है, तो मोर देन 1 के लिए क्या होगा, ये भी पॉजिटिव, ठीक है, ये भी पॉजिटिव. मोर देन 1 मतलब मोर देन 1 से लेके टिल इंफिनिटी, तो ये क्या होगा, 1 से भी बड़ा है और 3 से भी बड़ा है, -3 से भी बड़ा है, ठीक है ना, 1 से लेके इंफिनिटी. तो क्या होगा ये, दिस विल बी अल्फा -1, एवरीथिंग इज पॉजिटिव, अल्फा -1 प्लस अल्फा प्लस 3 लेस देन और इक्वल टू 8, which means 2 alpha, and here we are having 3 minus alpha, 3 minus 1, 3 minus 1 will give you plus 2 is less than or equal to 8, मतलब 2 alpha
2 alpha is less than or equal to 6, alpha is less than or equal to 3, which means also we are having alpha is greater than 1 and less than or equal to 3, which means definitely alpha is less than or equal to 3 and it is also strictly greater than 1. इन दोनों को कंबाइन करके ये चीज मिलेगा. तो तीनों इनइक्वालिटी से यहां पे क्या मिला हमें, एक तो यहां से ये सोल्यूशन आ रहा है, सेकेंड वाले से ये पूरा जो चीज है पूरा सोल्यूशन यहां से आ रहा है, और थर्ड वाले से ये सोल्यूशन आ रहा है. इन तीनों को कंबाइन करेंगे, देखेंगे अल्फा का वैल्यूज कहां से कहां तक जा रहा है, फिर तो हमें अल्फा -4 मिलेगा. इन तीनों को अगर कंबाइन करोगे, ध्यान से देखो, -5 से लेके -3 ओपन, फिर -3 से स्टार्ट हो रहा है, -3 से लेके 1 क्लोज तक जा रहा है, फिर ओपन से मतलब 1 तो इंक्लूड हो ही रहा है. ठीक है, यहां से खोलोगे, यहां पे 1 लिया तो यहां पे हम 1 नहीं लेंगे, तो 1 से लेके 3 तक लेंगे. ठीक है, 1 से लेके क्लोज इंटरवल 3. तो मतलब कहां से जा रहा है, ये जहां पे टूट रहा है ना, -3 पे हो रहा है, -3 पे टूट गया, फिर -3 स्टार्टिंग फ्रॉम -3 से लेके 1 तक, फिर 1 पे टूट गया, 1 से लेके 3 तक. मतलब ओवरऑल अगर टोटल कंबाइन करोगे, यूनियन लोगे, सब कुछ चाहिए ना, तो यूनियन ले लेते हैं यहां से, तो क्या मिलेगा यहां से, आप नंबर लाइन पे भी चेक कर सकते हो. नंबर लाइन पे अगर टोटल अगर यूनियन लोगे तो कहां से कहां तक मिलेगा, -5 से लेके 3 तक, यही तो मिलेगा. ये तो टोटल कंटिन्यूटी में जा रहा है ना, -3 तक जा रहा है, फिर -3 से 1 तक जा रहा है, फिर 1 से लेके 3 तक जा रहा है, कंटिन्यूटी में जा रहा है. तो यूनियन कंबाइन करोगे, इन तीनों को कंबाइन करोगे तो क्या मिलेगा, द फाइनल वैल्यू ऑफ अल्फा विल बी -5 से लेके कहां से, -5 से लेके कहां तक, 3 तक, ये मिलेगा. -5 से लेके 3 तक ये वैल्यू मिलेगा. अब पूछा गया है कि अल्फा -4 कहां पे होगा, मॉड ऑफ अल्फा -4, तो ले लेते हैं यहां से -4 कर देते हैं पहले, अल्फा -4 लेस देन और इक्वल टू 3 -4. ठीक है, तो यहां से क्या मिलेगा, -5 -4 माने -9 लेस देन और इक्वल टू अल्फा -4 लेस देन और इक्वल टू 3 -4 दैट इज -1. तो पूछा गया कि मॉड, अब मॉड ले लो, मॉड ले लोगे तो क्या होगा, 1 से लेके 9 तक होगा. ये देखो बीच में 0 तो नहीं आ रहा है, ये भी चीज देखना है, बीच में 0 तो नहीं आ रहा है, बीच में 0 नहीं आ रहा है, -9 फ्लो में है ना, -9 से लेके 1 तक. ठीक है, -9 से लेके -1 तक. तो क्या होगा, ये चीजें आपको बेसिक मैथमेटिक्स में करवाया जाता है, बेसिक एकदम बेसिक मैथ जब आप मॉड्यूलर सीखते हो. तो ये क्या आ रहा है यहां से, -9 से लेके -1 तक. ठीक है, -9 से लेके -1 तक. तो मॉड लोगे तो कहां से कहां तक मिलेगा आपको, मॉड लोगे तो 1 से लेके 9 तक मिलेगा कि नहीं, क्लोज इंटरवल. ये आपको जो मिल रहा है ना, व्हाट यू गेटिंग, -9 से लेके अल्फा -4 is lying in between -9 से लेके -1 तक. तो अल्फा -4 will be lying in between mod of this thing, ये mod नहीं था, तो mod of this thing will lie in between कहां से लेके कहां तक, 1 से लेके 9 तक. ओरिएंटेशन घूम जाएगा. ठीक है ना, mod लोगे तो ये पॉजिटिव बनेगा ना, तो चेंज हो जाएगा, ये 1 से लेके 9 तक रहेगा, 1 से लेके 9 तक मतलब क्लोज इंटरवल ही रहेगा. तो 1 से लेके 9 तक क्लोज इंटरवल, ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्या आपको ये समझ में आया? देखो 8th वाले पे क्या दिया गया है, फॉर ईच नेचुरल नंबर के चूज अ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड के. कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है. फॉर ईच नेचुरल नंबर के चूज अ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड के विथ मॉड ऑफ जेड के इज इक्वल टू 1 एंड डिनोट बाई ए के द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाई जेड के आई जेड के प्लस आई जेड के. क्या ये देख के आपको कुछ मतलब फॉर्मेट, नोन फॉर्मेट लग रहा है? ऐसा क्वेश्चन हमने किया है पहले. जेड के छोड़ो, जेड आई जेड एंड जेड प्लस आई जेड, क्या ये हमने किया है क्लास में? ओरिजिनली क्या था, जेड आई जेड और जेड प्लस आई जेड, ये था. तो एक चीज सिखा दे रहे, जिनको नहीं पता ये देख लो ये क्या होता है एक्चुअली. अच्छा, कम बैक टू द क्वेश्चन. फॉर ईच नेचुरल नंबर के चूज अ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड के, mod of zk is equal to 1 given that mod of zk is equal to 1 and denote by ak the area of the triangle formed by zk, izk and zk plus izk. This is a very known format which I have done lot of times in class. ठीक है, ये बहुत ही known format है. ऐसा क्वेश्चन जेई में भी पूछा जा चुका है, ये वाला सेम वाला क्वेश्चन. यहाँ पे zk वगैरह कुछ दिया है, यहाँ पे जो नॉर्मल हमने क्वेश्चन किया था वो क्या था, z iz and z plus iz, ये था. Then which of the following is true for series below? ये सीरीज दिया है, देखो सीरीज दिया है एंड a k होल टू द पावर ऑफ k. ठीक है, देख के लगेगा कि भयंकर वाला क्वेश्चन है, क्योंकि अगर ये दिया है, ऑप्शन भी देखो कैसे दिया है, इट कन्वर्जेंस ओनली इफ एवरी z k लाइज इन द सेम दिस थिंग. कन्वर्जेंस मतलब वो कुछ वैल्यूज देगा आपको.
ठीक है, इट ऑलवेज डाइवर्जेस, इट ऑलवेज कन्वर्जेस, ऐसा कुछ दिया गया है। भयंकर लेवल का वो सीरीज, आपको पहले तो डर लगेगा कि ये तो डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे फिर क्या करेंगे, ये समेशन स्टेप बाय स्टेप चलो समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन है अगर ये चीज आपको पता है तो। ये फॉर्मेट कई बार हमने क्लास में किया है, नोट्स में दिया जाता है आपको ये चीज, ये वाला जेड आई जेड और जेड प्लस आई जेड, के वगैरह छोड़ो, के तो कुछ जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए वो दिया है, ठीक है, कुछ जेड लेट्स से फॉर z1 z2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो जेड आई जेड और जेड प्लस आई जेड अगर होता है तो क्या होगा, वो एक क्या बनेगा, एक स्क्वायर फॉर्म होता है, ठीक है, स्क्वायर फॉर्म होता है। अगर आपको ये चीज पता है तो वो डायग्राम कैसे बनाते हैं हम, पहले आप क्या करोगे, पहले आप बनाओगे जेड के, मॉड ऑफ जेड के इज इक्वल टू 1। आपको ये पता है कि मॉड ऑफ जेड इज व्हाट, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम द ओरिजिन। तो आप तो पहले वो बनाओगे, पहले तो आप वो बनाओगे कि नहीं, ये बनाओगे ना, पहले आप जेड बनाओगे, यहां पे जेड बनेगा, ये जेड है। अब के वगैरह छोड़ो, के बाद में देखेंगे, के जो भी है वो बाद में देखेंगे, ठीक है। वो कुछ जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर के दिए दिया है, ठीक है, मतलब z1 के लिए, z2 के लिए, z3 के लिए सेम चीज होगा। तो z वगैरह कुछ मान लो, अगर z यहां पे होता है तो आई जेड कहां पे होगा, आई जेड को रोटेशन मारेंगे पाई बाई 2, पता है आपको, याद है आपको, आई जेड क्या होगा, आई जेड हम कैसे करेंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ आई जेड इज हाउ मच, आर्ग्यूमेंट ऑफ आई प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ठीक है। इसका जो आर्ग्यूमेंट था थीटा, ये है थीटा, आपको पता है ना, दी आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस थिंग इज थीटा, तो इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ आई प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। एंड व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ आई, पाई बाई 2 होता है कि नहीं, वेयर इज द आई लोकेटेड, आई यहां पे होता है ना, आई कहां पे होता है, यहां पे होता है कि नहीं, ठीक है, आई इज ओवर हियर, सो दिस एंगल इज पाई बाई 2, दिस एंगल इज पाई बाई 2, सो दिस एंगल इज व्हाट, आई इज व्हाट, मतलब प्योरली इमेजिनरी, तो इमेजिनरी एक्सिस पे पाई बाई 2 होगा, तो ये पाई बाई 2 होगा, मतलब पाई बाई 2 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, मतलब जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड था उसको हमने पाई बाई 2 रोटेशन मारोगे तो वो आपको आई जेड मिलेगा। और आप चेक कर सकते हो कि आई जेड का भी जो मॉड्यूलस होगा वो 1 होगा। आई जेड का मॉड्यूलस क्या होता है, मॉड ऑफ आई इंटू मॉड ऑफ जेड, मतलब वही मॉड ऑफ जेड होगा, सिंस मॉड ऑफ आई इज व्हाट 1 ओनली, तो मॉड ऑफ जेड ही होगा, एंड मॉड ऑफ जेड इज 1 इन दिस केस गिवन, ठीक है। तो ये जो होगा ना वो यहां पे होगा, अगर ये यहां पे होता है, ये यहां पे होता है, ठीक है, तो वी विल रोटेट दिस थिंग बाय 90 डिग्रीज, तो इसको रोटेशन मारोगे तो ये कुछ मिलेगा, रोटेशन मारोगे तो ये यहां पे कुछ मिलेगा ऐसा, आई जेड यहां पे होगा जिसका मॉड्यूलस भी 1 होगा, इसका मॉड्यूलस भी 1 होगा, ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। तो यहां पे आपको आई जेड मिलेगा एज अ वेक्टर की ओर से, देखिए आप, ये चीज मैंने आपको कई बार बोला है कि इसको वेक्टर की ओर से देखिएगा, ये नॉन क्वेश्चन है, आपको खाली थोड़ा घुमा के ये पूछा है, कन्वर्जेस डाइवर्जेस ये चीज दिया गया है, हालांकि क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अच्छा, फिर हम क्या लोकेट करेंगे, ये कर लिया, फिर क्या करोगे, जेड प्लस आई जेड को लोकेट करोगे, जेड के प्लस आई जेड के, ठीक है, अब जेड के बोलो आई जेड के बोलो कि जेड ही बोलो, ठीक है। तो जेड प्लस आई जेड विल बी व्हाट, will be along the diagonal of the parallelogram by the parallelogram law of vectors। आपको पता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को एज अ वेक्टर की ओर से आप ट्रीट कर पाएंगे। सो दिस फॉलोज फ्रॉम द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स, जो z प्लस आई जेड होगा, जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट वेक्टर कहां पे लाई करेगा, रिजल्टेंट वेक्टर विल लाई ऑन द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। ये आपको पता है, आपने सीखा है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स के फॉलो करता है, सिंस बिकॉज वी आर ट्रीटिंग दिस एज अ वेक्टर एंड वी आर ट्रीटिंग दिस एज अ वेक्टर। सो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, द रिजल्टेंट वेक्टर विल लाई अलोंग द व्हाट, द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है, द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। चलो ऐसे मैंने मान लिया है, थोड़ा ऊपर मान लेते, ये कुछ बनेगा, ठीक है, ये कुछ बनेगा आपका, ये बनेगा along this line you will have I z plus I z। ये जो z plus I z बनेगा ये यहां पे बनेगा, समझे, जो z plus I z बनेगा यहां पे बनेगा भाई, ठीक है, मतलब अल्टीमेटली ये क्या बनेगा, डायग्राम एक स्क्वायर बनेगा। ऐसे हम ड्रॉ करते हैं इन टाइप के डायग्राम के लिए, और दिस टाइप ऑफ डायग्राम्स। अब यहां पे कायदे से उन्होंने सबके लिए डाल दिया, z के लिए, z1 z2 z3 सबके लिए डाल दिया है, ठीक है। पूछा क्या गया है, ध्यान से देखो, मतलब z1 z2 z3 ऐसा ही कुछ फॉर्म होगा भाई, ठीक है, z1 z2 z3 फॉर ईच नेचुरल नंबर k बोला है ना, मतलब z1 z2 z3 यही डायग्राम सेम चीज होगा, अरे z बोलो कि zk बोलो सेम चीज होगा, ऐसा ही कुछ होगा।
ए के इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल्स फॉर्म बाय जेड के। आप जनरली मान लो, जनरल भी ऐसा ही फॉर्म होगा, कुछ और तो फॉर्म होगा नहीं। जनरल भी जो जनरल डायग्राम फॉर्म होगा वो ऐसा ही फॉर्म होगा, जेड प्लस आई जेड, जो मैंने ऐसे लिखा है। तो पूछा गया है कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दिस थिंग। ये भी ये क्वेश्चन डिटो सेम क्वेश्चन आपने क्लास में सॉल्व किया अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर वाला लेक्चर मेरा किया है तो, खाली यहां पे वो के वे था नहीं। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल ये पूछा है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल बोलो तो ये एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जेड के आई जेड, मतलब जेड आई जेड एंड जेड प्लस आई जेड, मतलब इन दोनों को अगर ज्वाइन किया जाए, इन दोनों को अगर ज्वाइन किया जाए तो ये इसका एरिया पूछा है। तो ये दोनों क्या करेंगे, दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स में ये ब्रेक कर देंगे ना डायगोनल, ठीक है। मतलब जो भी एरिया नीचे वाला ट्राइंगल का होगा वही ऊपर वाला ट्राइंगल का होगा। तो हम क्या करेंगे, ये वाला ट्राइंगल का एरिया हम निकालेंगे क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो एरिया निकालना, नीचे वाले का एरिया निकालना क्या है, आसान है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है 90 डिग्री है ना। इसको 90 डिग्री घुमाया तो ये मिला, तो ये क्या है, ये एंगल इज 90 डिग्री। तो 90 डिग्री एंगल है, तो हम यहां से एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर दो, है कि नहीं। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब ये क्या है, ये लेंथ 1 है, ये भी लेंथ 1 है, ठीक है, ये लेंथ 1 है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो ये हाफ, ये बेस है और ये हाइट है। ये अगर परपेंडिकुलर है यहां से तो ये परपेंडिकुलर है, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। सो हाफ इंटू एरिया क्या होगा, एरिया विल बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब वही हाफ होगा कि नहीं। इसका जो एरिया होगा ये हाफ होगा, मतलब ऊपर वाला एरिया भी हाफ होगा। तब ये बोल रहा है कि सारे जो ट्राइंगल्स ऐसे मिलेंगे ना, ए के इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय ऑल ऑफ दीज कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब अगर मान लो Z1 Z2 Z3 करके कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, मान लो ये एक मिला हमें, ये तो जनरल मैंने मान लिया था ना, एक का मैंने मान लिया था, चलो Z1 के लिए मान लिया था। सिमिलरली Z2 के लिए भी कुछ ऐसा ही कुछ डायग्राम मिलेगा, सेम चीज मिलेगा, ठीक है। ऐसे सारे एरियाज अगर लोगे, सारे के सारे अगर एरियाज लोगे, मान लो कि के ऐसे ट्राइंगल्स मिल गया, सिंस वी आर हैविंग के नेचुरल नंबर्स ना, वी आर गेटिंग के सच ट्राइंगल्स। तो के सच ट्राइंगल्स के लिए कैसा होगा, एरिया विल बी व्हाट, हाफ, हर एक के लिए हाफ ही होगा, हर एक के लिए हर एक ट्राइंगल का एरिया सेम ही होगा। जितना भी एरिया नीचे वाले ट्राइंगल का होगा उतना भी एरिया ऊपर वाला ट्राइंगल का उतना ही एरिया होगा, है कि नहीं। तो AK इज व्हाट द एरियाज ऑफ ऑल द के ट्राइंगल्स इज गेटिंग फॉर्म्ड। AK का जो एरिया होगा, AK विल बी ऑलवेज हाफ। अब पूछा है कि समेशन k इज इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी। अब ये क्या चीज है, समेशन k इज इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी। AK क्या है, AK इज ऑलवेज हाफ फॉर ऑल ट्राइंगल्स। अब देखो यहां पे डालेंगे तो क्या मिलेगा, समेशन k इज इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी। अब AK क्या है, आई सेड दैट AK इज ऑलवेज हाफ, सो दिस इज हाफ से लेके होल हाफ टू द पावर ऑफ k, ठीक है। तो इसको अगर खोलोगे तो क्या मिलेगा, जीपी मिलेगा कि नहीं, हाफ प्लस हाफ स्क्वायर प्लस हाफ क्यूब एंड सो ऑन, है कि नहीं, एंड गोज अप टू इंफिनिटी, इनफाइनाइट सीरीज है, इनफाइनाइट जीपी बनेगा कि नहीं, बोलो। और ये सम क्या होता है, व्हाट इज दिस सम एक्चुअली, हाफ अपॉन 1 माइनस हाफ, हाफ अपॉन 1 माइनस हाफ, एंड हाफ अपॉन 1 माइनस हाफ इज व्हाट, 1 ओनली। ये तो 1 ही होगा, हाफ बाई हाफ मतलब 1 होगा। इट इज ऑलवेज कन्वर्जेंट, क्योंकि इनफाइनाइट जीपी इज ट्रू फॉर मॉड ऑफ आर इज लेस देन 1, मैंने आपको सीक्वेंस एंड सीरीज में बोला है। तो दिस इज ऑलवेज कन्वर्जेंट, ऑप्शन सी। चलो 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th question says if the function y is equal to e to the power of kx satisfies this differential equation for exactly one value of k, two distinct values of k, three distinct values of k, infinitely many values of k। बेसिकली हमें k के वैल्यूज देखना है और कुछ है नहीं, इस पे k के वैल्यूज यहाँ पे देखना है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इस फंक्शन को यहाँ पे डालिए और सॉल्व कीजिए। फंक्शन जो है, फंक्शन इज y is equal to e to the power of kx, you simply put over here and simply verify एंड सॉल्व इट, बेसिकली सॉल्व फॉर के, यही हमें सॉल्व करना है। मान लो ये जो फंक्शन दिया गया है, आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, आप सॉल्व कीजिए इसको। y इज इक्वल टू e टू द पावर ऑफ kx, ठीक है। अब यहां से आपको dy dx क्या मिलेगा, dy dx विल बी व्हाट, k टाइम्स e टू द पावर ऑफ kx, ठीक है। फिर d2y बाई dx2 क्या होगा, यहां से फिर से एक और k नीचे आएगा तो k स्क्वायर बन जाएगा, k स्क्वायर e टू द पावर ऑफ kx एंड सो ऑन, ठीक है। और डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन है यहाँ पे, तो आपको देख पा रहे हो कि यहाँ पे ओनली वी आर हैविंग d2y बाई dx2 इज द मैक्सिमम, तो यही हम चेक करेंगे, इसको यहाँ पे डालते हैं। तो d2y बाई dx2 इज बेसिकली k स्क्वायर e टू द पावर ऑफ kx प्लस dy बाई dx, दैट इज एक्चुअली k टाइम्स e टू द पावर ऑफ kx,
ठीक है। और यहाँ पे जो आपको मिलेगा dy बाई डी एक्स माइनस वाई, तो dy बाई डी एक्स माइनस वाई मतलब k टाइम्स e टू द पावर ऑफ के एक्स माइनस वाई, वाई बोलो तो e टू द पावर ऑफ के एक्स, सारे के सारे वैल्यूज यहाँ पे डाल दो, k के टर्म्स में लाएंगे। y इज बेसिकली e टू द पावर ऑफ के एक्स और dy बाई डी एक्स इज बेसिकली वी हैव k टाइम्स e टू द पावर ऑफ के एक्स। तो फाइनली चीज ये आपको मिलेगा। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे थोड़ा, यहाँ से कुछ कॉमन जा रहा है, e raised to the power of kx is getting common from here, e raised to the power of kx, हर एक में e raised to the power of kx is getting common। तो आप एक काम कीजिए, e raised to the power of kx यहाँ पे कॉमन लीजिए, यहाँ से एक फैक्टर से आई एम टेकिंग आउट e raised to the power of kx, similarly from here also from one factor I am taking out e raised to the power of kx। तो e raised to the power of kx होल स्क्वायर यहाँ से ले लो, तो और ये बच जाएगा क्या, k स्क्वायर प्लस k, ठीक है, और यहाँ पे बच गया क्या, k माइनस 1 इज इक्वल टू e रेज टू द पावर ऑफ k टाइम्स e रेज टू द पावर ऑफ kx का होल स्क्वायर राइट हैंड साइड पे। अब देखो यहाँ से कैंसिल आउट कर दो, यहाँ से कैंसिल आउट कर दो। आप बोलोगे कि सर कैसे कैंसिल आउट कर दिया, अगर कुछ एक्स्ट्रा रूट यहाँ से मिल जाता तो, बिकॉज हियर वी आर हैविंग k, देयर वोंट बी एनी लॉस ऑफ रूट्स बिकॉज e रेज टू द पावर ऑफ kx कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ये कभी भी 0 नहीं होगा, आपको पता है। e raised to the power of kx cannot be any powers of e cannot be 0 actually, e raised to the power of x cannot be equal to 0, so there is no loss of roots। so over here so we can simply now solve this। so ये जो बच गया यहाँ से, ये बच गया k स्क्वायर प्लस k इंटू k माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू k, ये बच गया। अब यहाँ से k के लिए सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ k आर देयर। तो k यहाँ से कॉमन ले लो, k एक k यहाँ से कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, k इंटू k प्लस 1, ठीक है, k इंटू k प्लस 1 इंटू k माइनस 1 मतलब k इंटू k स्क्वायर माइनस 1, समझे ना, इज इक्वल टू k। अब यहाँ से k को कैंसिल आउट कर देना, क्योंकि यहाँ से अगर आपने k को कैंसिल आउट किया, k कैन बी 0, k कैन बी 0, तो इफ यू कैंसिल आउट k फ्रॉम बोथ साइड्स देन देयर विल बी अ लॉस ऑफ रूट्स। सो यहाँ से एक तो सोल्यूशन आपको मिलेगा k इज इक्वल टू 0। ऐसे सोच लो कि k अगर आप यहाँ से अगर k को अगर लेफ्ट हैंड साइड में लाओगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से k इंटू k स्क्वायर माइनस 1 माइनस k इज इक्वल टू 0, और यहाँ से k कॉमन लोगे तो k इज इक्वल टू 0, एक तो सोल्यूशन मिलेगा यहाँ से आपको, एक यहाँ से आएगा k स्क्वायर माइनस 1 मिलेगा ना आपको, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको मिलेगा k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू k स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये आएगा -2, तो राइट हैंड साइड में ले जाओगे तो आएगा 2, तो मतलब k इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2। So how many such values of k are there? K is equal to 0, k is equal to plus minus root 2. So basically 0, root 2 or plus minus, 0, root 2 and minus root 2. So 3 distinct values of k. Option C, 3 distinct values of k. For a real number theta, consider the following simultaneous equations. So some simultaneous equations are given in terms of theta and x. So here we have two variables are x and y, and two simultaneous equations are given। So cos theta x minus sin theta y is equal to 1 and sin theta x plus cos theta y is equal to 2। आपको ये x और y के लिए सॉल्व करना और कुछ है नहीं इसमें। The number of solutions of these equations in x and y is what? ठीक है, तो हमें देखना है कि ये कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस यहाँ से आपको बने। एक्सप्लिसिटली आपको ये सॉल्व करना है, x और y के लिए आप सॉल्व कीजिए और आपको ये देखना है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ x एंड y एक्सप्लिसिटली। तो यू हैव टू सॉल्व फॉर x एंड y। तो हम ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस आर गिवन। सो नॉर्मली हाउ डू वी सॉल्व एनी काइंड ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, that's why only we are going to just simply solve this, ठीक है, that's the way we are supposed to solve any kind of simultaneous equations and this is how we will solve। कैसे करेंगे, आप किसी इक्वेशन को मान लीजिए मल्टीप्लाई कीजिए फिर सबट्रैक्ट कीजिए, ठीक है, जैसे कि आप करते हो ना, ठीक है। इन केस ऑफ नॉर्मल साइमल्टेनियस इक्वेशन मान लो यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन है cos थीटा माइनस sin थीटा y इज इक्वल टू 1 और जो सेकंड इक्वेशन है sin थीटा x प्लस cos थीटा y इज इक्वल टू 2। सो व्हाट आई डू, मान लो सपोज फॉर इंस्टेंस अगर फर्स्ट वाले इक्वेशन में मान लो मुझे x चाहिए, आई वॉन्ट x, तो मुझे y को क्या करना है, आई वॉन्ट टू एलिमिनेट y। तो क्या करेंगे, यहां से फर्स्ट वाले को आप क्या करो cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और सेकेंड वाले को क्या करो आप sin थीटा से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों कर दे, क्योंकि आपको x चाहिए तो यू हैव टू एलिमिनेट y। तो इसको अगर मैंने sin थीटा से, अगर sin cos थीटा से, सपोज फॉर इंस्टेंस आई एम मल्टीप्लाइंग द फर्स्ट इक्वेशन बाय cos थीटा,
एंड द सेकेंड इक्वेशन बाई साइन थीटा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर मैंने ऐड किया तो मल्टीप्लाई करने के बाद, इक्वेशन है तो दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, दिस विल गेट बैलेंस्ड ओवर हियर। तो क्या करो, इससे मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर दो, तो आपको x मिल जाएगा। ठीक है, आसान है। यहां से आपको x मिल जाएगा। x क्या होगा यहां से, हाउ मच इज x फ्रॉम हियर, आप देख पा रहे हो कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस टर्म विल गेट कैंसिल्ड। सो व्हाट इज रिमेनिंग, बेसिकली यू विल हैव cos स्क्वायर थीटा x प्लस sin स्क्वायर थीटा x। लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहेगा, cos स्क्वायर थीटा x, cos थीटा इंटू cos थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा x प्लस sin स्क्वायर थीटा x, मतलब खाली x बचेगा, है कि नहीं, खाली x बचेगा, cos स्क्वायर थीटा x प्लस sin स्क्वायर थीटा x, x कॉमन ले लो तो क्या होगा, 1 बचेगा ना। ठीक है, और राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, cos थीटा और यहाँ पे 2 sin थीटा, cos थीटा एंड 2 sin थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, खाली x बचेगा, लेफ्ट हैंड साइड में खाली x बचेगा, है ना, लेफ्ट हैंड साइड में खाली x बचेगा। व्हाट इज x, cos थीटा प्लस 2 sin थीटा। ठीक है, फिर सिमिलरली अगर मान लो आपको एक्सप्लिसिटली y चाहिए, पूछा है ना, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फॉर y एंड x एंड y, एक्सप्लिसिटली आपको y भी चाहिए, तो y के लिए क्या करोगे, हम क्या करेंगे, x को एलिमिनेट करेंगे। तो व्हाट वी विल डू इन दिस केस, x को हमें हटाना है, तो मल्टीप्लाई द फर्स्ट इक्वेशन बाय sin थीटा एंड द सेकंड वन बाय cos थीटा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, चलेगा। इसको क्या करो, इसको हमें y चाहिए तो इसको हम हटा देते, हम ये बचेगा क्या, दिस विल बिकम, इसको मल्टीप्लाई करो बाय sin थीटा, मल्टीप्लाई दिस बाय sin थीटा एंड दिस बाय cos थीटा, फिर क्या करो, सबट्रैक्ट कर दो, ठीक है ना, 1 माइनस 2 कर दो, तो ये sin थीटा cos थीटा और ये cos थीटा sin थीटा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो व्हाट इज रिमेनिंग, माइनस sin थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, है ना, माइनस sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे माइनस एक आएगा, माइनस, सिंस वी आर सबट्रैक्टिंग, राइट, गेटिंग माय पॉइंट, वी आर सबट्रैक्टिंग, माइनस sin थीटा इंटू sin थीटा, मतलब माइनस sin स्क्वायर थीटा और माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो माइनस कॉमन ले लो, क्या बचेगा, माइनस y बचेगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस y बचेगा, और राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, यहाँ पे माइनस 1 डाल दो, माइनस y डाल दो, और यहाँ पे क्या बचेगा, sin थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, sin थीटा माइनस 2 cos थीटा, sin थीटा माइनस 2 cos थीटा, और यहां से आप y को, ये जो माइनस साइन है आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बनेगा माइनस sin थीटा प्लस cos 2 cos थीटा। एक्सप्लिसिटली आपको x एंड y आपको मिल गया, यहां से एक्सप्लिसिटली यू आर गेटिंग x एंड y इन टर्म्स ऑफ थीटा। अब पूछा है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन इन x एंड y। अब देखो एक्सप्लिसिटली तो यहां से एक ही सॉल्यूशन आ रहा है, sin थीटा, और ये एक आ रहा है sin थीटा 2 sin थीटा प्लस cos थीटा, और दूसरा आ रहा है कि माइनस sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। ठीक है, ऑब्वियसली देयर इज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन फॉर दिस थिंग, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन यही है कि cos थीटा प्लस 2 sin थीटा एंड माइनस sin थीटा प्लस 2 cos थीटा।